चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमारे पास ये था कि हमने सीपीयू को एंड कर लिया था। सीपीयू में हमने उसके जो पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे, वो हमने पढ़ लिए थे कि उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स में सीपीयू के कंपोनेंट्स ही हमने पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसकी एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस की है कि वो सारी कम्युनिकेशन को एएलयू की और सीपीयू की तमाम अदर डिवाइसेस के साथ, आईओ डिवाइसेस के साथ उनको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर मेमोरी यूनिट होता है जो कि कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स की फॉर्म में इसके इंटरनल ये चिप्स लगी हुई होती हैं। तो यहाँ तक हमारी कल बात, लास्ट क्लास में बात हुई थी कि जो इंटरनल चिप्स लगी हुई होती हैं मेमोरी की, सीपीयू के अंदर जो लगी हुई होती हैं, इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि टेम्पररी रिजल्ट्स जो भी कैलकुलेशंस के हों वो इन मेमोरीज में स्टोर किए जा सकें। तो इससे क्या होता है कि सीपीयू बहुत क्विकली डेटा को एक्सेस कर लेता है। जाहिर है ये मेमोरी तो उसके पास ही लगी हुई ना, ये अंदर, तो यहाँ से रास्ता बड़ा आसान है। ये समझ ले ऐसे ही आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर चीज मौजूद है तो आप फौरन से जाएंगे, उठा लेंगे और तो यूज करके उसको दोबारा उसी प्लेस पे रख देंगे। लेकिन अगर ये यही चीज घर से बाहर हो तो आपको उठ के चल के जाना पड़ेगा, अपने घर से एग्जिट होना पड़ेगा डोर से, और फिर बाहर निकलेंगे, फिर जाके वो चीज लेकर आएंगे, फिर आएंगे, फिर उसको यूज करेंगे। फिर तो ये है। तो अगर फर्ज करें इस एग्जाम्पल को, इस एनालॉजी को इस तरीके से समझ लें, तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी कि हमने सीपीयू के अंदर मेमोरीज क्यों लगाई, हमने सीपीयू के अंदर चिप्स क्यों लगाई, ताकि ताकि हम क्या कर सकें, ताकि डेटा की क्विक एक्सेसिंग हो सके सीपीयू के लिए। तो इससे प्रोसेसिंग एफिशिएंट हो जाएगी, सीपीयू के ऊपर वर्कलोड इतना नहीं होगा, उसको काम इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि जब सीपीयू हमें समझ में आ गया है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने ये बताया था कि ये साइकिल समझ में आना बहुत जरूरी है, जिसको हम मशीन साइकिल कहते हैं। कि सीपीयू क्या कर रहा होता है, ये 4 फेजेस में काम कर रहा होता है, यानी ये मशीन साइकिल चला रहा होता है। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन होता है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सीपीयू ऑन, आपका सिस्टम ऑन हो जाता है ना, पीसी ऑन हो जाता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है। तो उसमें उसके मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से फिर सारी चीजें, डिवाइसेस, इक्विपमेंट चलना शुरू हो जाती हैं, और सीपीयू हमारा ऑन हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो ये मशीन साइकिल चलाना शुरू हो जाता है। ठीक है। उस मशीन साइकिल की एग्जांपल ये होती है कि जब हमने ये बताया था कि जब मैं एमएस वर्ड का प्रोग्राम डबल क्लिक करता हूँ तो वो प्रोग्राम जो होता है वो डिस्क से, हार्ड डिस्क से लोड होकर मेमोरी में आता है। मेमोरी से फिर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो सीपीयू के पास जाता है। और सीपीयू क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे फेच करता है, ये फेच साइकिल चला दें, फेच फेज में फेच करता है इंस्ट्रक्शन को। फिर उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है कि वो हमने ये इंस्ट्रक्शन दी होती है कि इस प्रोग्राम के साथ करना क्या है, क्या इसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है या प्रिंटर पे प्रिंट भेजना है। वो डिकोड होती है स्टेटमेंट, और वो फिर जाती है एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर तो हमने डॉक्यूमेंट को खाली मॉनिटर पे ओपन करना है, दिखाना है मॉनिटर पे डबल क्लिक करके, तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसको कोई प्रिंट है तो वो प्रिंटर पे भी भेज देता है सीपीयू कि भाई इसको प्रिंट कर दो, क्योंकि यूजर ने इंस्ट्रक्शन प्रिंट की दी है। और अगर कोई कैलकुलेशन होती है, कोई इस तरह की चीज होती है, और अगर उसमें हमने कोई डेटा सेव किया होता है तो वो वापस दोबारा से उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ये साइकिल चल रहा होता है सीपीयू के अंदर। स्टोर कहाँ पे करता है, वापस से मेमोरी में अपनी स्टोर कर देता है। वो मेमोरी कौन होती है, रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कैशेज भी हो सकती हैं, और वो रैम भी हो सकती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन के क्या दी गई है सीपीयू को। हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सीपीयू भी जो है ना, वो मल्टी कोर सीपीयू भी होते हैं, सिंगल कोर भी होते हैं। मल्टी कोर का फायदा होता है कि उसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक सिंगल सीपीयू कोर से क्या एग्जाम्पल हमने ली थी कि एक सिंगल सीपीयू कोर क्या होती है। एक सिंगल सीपीयू कोर को हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ये चारों यूनिट लगे हुए हैं, ये कंप्लीट चिप, ये जो कंप्लीट चिप है, यानी कि ये चारों यूनिट, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, ये चारों मिलाकर सब कुछ कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड वन सिंगल कोर। अब हमारे पास मल्टी कोर सीपीयू आ रहे हैं। आप देखते हैं आपके सिस्टम में क्वाड कोर सीपीयू भी लगे हुए हैं, आपके सिस्टम के अंदर जो है वो डुअल कोर सीपीयू भी लगे हुए हैं, आपकी इवन मोबाइल के अंदर ऑक्टा कोर सीपीयू आ रहे हैं अब तो उसका मतलब क्या होता है कि उस कोर के अंदर, एक कोर के अंदर ये सारे यूनिट्स होंगे। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थी। मल्टी कोर सीपीयू का फायदा क्या होता है कि जी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक ही वक्त में आप एमएस वर्ड में राइट भी कर रहे होंगे, वीडियो भी प्ले कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, कोई मूवी, कोई ऑडियो सॉन्ग भी सुन सकते हैं, इसके अलावा डेटा भी कॉपी कर रहे होंगे हार्ड डिस्क के ऊपर या यूएसबी के ऊपर। तो मल्टीपल टास्क एक सीपीयू परफॉर्म करता है बाय यूटिलाइजिंग इट्स मल्टी कोर्स। ठीक है, इन मल्टीपल कोर्स को, हर कोर को वो एक टास्क असाइन कर देता है। ठीक है, तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। फिर हमने बात किया वो कौन सी कंपनीज हैं जो बनाती हैं, ये हमने असाइनमेंट में भी दिया था कि भाई ये सीपीयू बनाती हैं, इंटेल है, मीडिया टेक है, एनवीडिया है, टीएसएमयू है, ये सारी चीजें हैं।
ठीक है, फिर हमने ये बताया था कि भाई स्पेशल पर्पस सीपीयू भी डिजाइन हो रहे हैं। जीपीयू है जैसा आपका ग्राफिक रेंडरिंग ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, कि जो भी गेम प्रोग्रामिंग होती है या गेम अगर आप फर्ज करें सीपीयू पे पीसी पे तो उसमें जो भी ग्राफिक्स रेंडरिंग से रिलेटेड चीजें होंगी, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वीडियो ऑन आपने की हुई है और कोई 3D वीडियो देख रहे हैं या कोई वैसे मूवी देख रहे हैं, तो उसकी जो रेंडरिंग होगी मूवी की, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग किसको असाइन हो जाएगी? वो जीपीयू को असाइन हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि मेन सीपीयू लोड कम हो जाएगा। फिर डीपीयू की बात की, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैंने बताया कि भाई जब बिग डेटा आ गया, एआई आ गया, तो अब डेटा की क्वांटिटी बढ़ गई है ना। अब आप एक दिन के अंदर पेटाबाइट्स के अंदर डेटा जो है ना वो आ रहा है फेसबुक के ऊपर। तो पेटाबाइट में डेटा जो है वो इंसानी जहन का तो काम नहीं है कि वो उसको जो है वो इस तरह से प्रोसेस और एफिशिएंटली स्टोर कर सके और काम कर सके। तो फिर उसके लिए स्पेशल पर्पस सीपीयू डिजाइन किए जाते हैं, जिनको डीपीयू कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके वर्कलोड को इस तरह को प्रोसेस करके आपको दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं रैम पर। देखें रैम क्या होती है। हमने एक चीज डिफाइन की थी कि हमने कंप्यूटर सिस्टम्स क्यों बनाए हैं। मैं हमेशा, आप लोग मुझसे कहते होंगे यार ये सर जो है ना ये क्या करते हैं कि जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो एक रूट का एक रेफरेंस जरूर देते हैं कि जहां से हमने ये चीज स्टार्ट की थी। ये इसलिए जरूरी होता है ताकि आपकी एक तो मेमोरी रिकॉल होती है और आपकी रिटेंशन बढ़ती है मेमोरी की, कि आपको याद आना चाहिए कि उससे लिंक करें, उसको उससे कनेक्ट करें अपने आप को। ठीक है। हमने ये कहा था कि जी कंप्यूटर सिस्टम्स इसलिए डिजाइन किए गए थे कि वो चार काम कर सकें। इनपुट ले सकें, आउटपुट दे सकें, डेटा को स्टोर कर सकें और डेटा को प्रोसेस कर सकें। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटा को स्टोर, ये चार काम करने के लिए किए थे। अब इसमें जो स्टोर वाला काम है ना, डेटा को स्टोर करने वाला, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम्स का क्या काम है? क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम? चार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर। यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी कंप्यूटिंग मशीन हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी लेवल की कंप्यूटिंग से हो, चाहे वो कंप्यूटिंग आपके मोबाइल में हो रही है, चाहे वो कंप्यूटिंग आपके ट्रैफिक सिग्नल पे हो रही है, चाहे वो कंप्यूटिंग किसी भी बड़े सर्वर पे हो रही है, चाहे वो कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर में हो रही है, कहीं पे भी कंप्यूटिंग अगर हो रही होगी तो उसमें ये चार ऑपरेशन जरूर होंगे। इनपुट होगा उसमें कोई चीज, प्रोसेस होगी, आउटपुट होगी और स्टोर होगी। ये क्यों है चार प्रोसेस? कोई बता सकता है ये क्या क्यों चार फेजेस हैं? कोई बता सकता है? कोई कोई भी एनीवन कोई एग्जांपल बताए कि ये चार ही क्यों बनाए गए फेजेस में? और भी तो फेजेस हो सकते हैं। वजह क्या है? ताहिर को अनम्यूट कीजिएगा, ताहिर को अनम्यूट कीजिएगा। ताहिर, जी ताहिर, ताहिर आपको अनम्यूट। ताहिर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप एक्सेप्ट ताहिर आप करें। बताइए। संतोष आप बताइए, कोई एक पर्सन मुझे जस्ट, मैं चाह रहा हूँ सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्यों चार फेजेस है, ये क्यों चार फंक्शन है? मैंने आप दोनों को कर दिया, आप उसे ओके कर दें। ओके सर करें। अकॉर्डिंग सर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, इसका हाँ ये हाँ। मतलब है कि हम जैसे इनपुट लेते हैं कुछ चीज, जैसे हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं अपना कीवर्ड वगैरह जो भी, तो वो इनपुट के जरिए ही जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो हम्म वो फिर प्रोसेस करता है, सारा सिस्टम चेक करता है, फिर मेमोरी रिकॉर्ड करती है, या रिकॉर्ड नहीं करना है, हम्म हम टेम्पररी रखना है तो टेम्पररी में हो हम्म। जाता है। फिर ठीक उसका है ठीक है। आउटपुट आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है हमें। सही है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया। अच्छा सवाल, अच्छा बताया। और कोई बताना चाह रहा है? मोहसिन आप बताना चाह रहे हैं? सर क्योंकि ये बेसिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस जो करते हैं वो एनालाइज करते हैं, वो इनपुट वगैरह लेते हैं, फिर उसको अपने यार ये दिमाग में प्रोसेस करते बस हैं, फिर समझ वो समझ लो स्टोरेज मोहसिन। ब्रेन टाइप। मोहसिन, जी। हाँ, बोले 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 मोहसिन यस बोले। सर, ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना, जैसे ह्यूमंस में होते हैं, वो एनालाइज करते हैं, लिसन करते हैं, फिर अपने माइंड में स्टोर करते हैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं। इसी टाइप ये कंप्यूटर में भी होता है। सबसे पहले तो तालियां होनी चाहिए मोहसिन के लिए। बिल्कुल 100% परफेक्ट जवाब दिया है इसने। इसने वो जवाब दिया है कि जो मेरे माइंड में था, जो मैं बोलने वाला था, इसने जवाब दे दिया। बेसिकली यही चीज है। ह्यूमन क्या कर रहा होता है? ह्यूमन इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से, मुख्तलिफ किस्म की इनपुट्स आती हैं उसके माइंड के अंदर। ठीक है। उनको फिर वो प्रोसेस करता है जहन के अंदर। आपका बच्चा आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपकी वालदा आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है, आपकी बेटी को इंस्ट्रक्शन दे रही है, कोई बेटा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वाइफ इंस्ट्रक्शन दे रही है। आप उससे इनपुट ले रहे होते हैं, प्रोसेस करते हैं उसको, और उसके अगेंस्ट में उनको रिस्पॉन्स जो करते हैं वो आउटपुट होती है आपकी। वो कोई एक्शन भी हो सकता है। फर्ज करें आपका बच्चा आपसे पानी मांगता है, आप क्या लेते हैं? अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को, बच्चे को पानी दे देते हैं। वो कोई फूड मांगता है आपसे, आप फूड दे देते हैं, कोई चीज, एक एग्जाम्पल है। और उस नॉलेज को आप अपने ब्रेन में स्टोर भी कर रहे होते हैं। हाँ यार, मेरे बच्चे ने खाना खा लिया है, अब इसका जो नेक्स्ट टाइम है इसकी मील का वो 8 बजे है, ये भी आप अपने जहन में प्लान कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना?
तो बहुत अच्छा जवाब दिया मोहसिन, वेल डन यार, जबरदस्त, छा गए भैया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। तो ये वो चीज थी कि ये जो चार ऑपरेशंस हैं, ये जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया, ये ह्यूमन को माइंड में रख के, क्योंकि ह्यूमन ही को तो रिप्लेस करना है, यही तो सारी स्ट्रेटेजी है। तो जब ह्यूमन को रिप्लेस करना है तो फिर ह्यूमन जैसी मशीन भी तो होनी चाहिए जो ह्यूमन जैसे काम करे। वो इनपुट ले, प्रोसेस करे, आउटपुट दे, स्टोर करे, यही ह्यूमन कर रहे होते हैं, यही मशीन काम करे, तभी तो ह्यूमन रिप्लेस होगा, वरना ह्यूमन कैसे रिप्लेस हो गया। मैंने डे फर्स्ट में जब मैंने पहली क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों को यही कनेक्ट करके बताया था कि ये बनाया क्यों गया था सिस्टम, ये देखें, यही था ना। पहले ये था, ये था, ये था, ये था, अब ये हो गया। अब ये एवोल्यूशन क्या हो गई कि ह्यूमन के माइंड में चिप को एम्बेड कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई, ह्यूमन को हम ड्रॉप करते गए और उसकी जगह कंप्यूटर सिस्टम देते गए। और अब जनरेटिव एआई ने जो क्या किया है काम, कि ह्यूमन को तकरीबन समझ लें जो वो काम बेचारे करते थे उसको रिप्लेस करने की तरफ तेजी के साथ जा रही है जनरेटिव एआई। आप पहले आर्टिकल लिखते थे, अगर आप कोई राइटर हैं तो वो आर्टिकल लाओ, आप जनरेटिव एआई के जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए वहां पे जाएं, आप बताएं क्या लिखना चाह रहे हैं, वो आर्टिकल जनरेट करके दे देंगे। अगर आप कोई वीडियो कंपोजर हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आप उसमें वीडियो के बारे में लिखें, वो आपको वैसी वीडियो जनरेट करके दे देगा। अगर कोई आप ऑडियो कंपोजर हैं, कोई सॉन्ग लिखना चाहते हैं, तो आप जनरेटिव एआई को बताएं, वो आपको सॉन्ग लिख के दे देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मशीनें जो क्या कर रही हैं, वो ह्यूमन की रिप्लेस लेती जा रही है। मुकम्मल तौर पे तो रिप्लेस नहीं किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो तरक्की का सफर है या जो हमारी प्रोग्रेस है वो उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये वो चीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमने प्रोसेसिंग वाला पार्ट तो कर लिया है, ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट तो कर लिया जो कि हमने सीपीयू में किया है। सीपीयू प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है कि जब आपका प्रोग्राम, यानी कि फर्ज करें अगर मेरे पास ये एमएस वर्ड का प्रोग्राम है, मैं यहाँ अपने हार्ड डिस्क पे आता हूँ। यहाँ पर मैं कई दफा एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन फिर मैं दे देता हूँ आप लोगों को। फर्ज करें ये एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल नजर आ रही है आपको, ये फाइल इस वक्त हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है, ये कहीं रैम में नहीं है, ये कहीं मॉनिटर पे नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ ये फाइल जो है वो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। जब मैं इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस फाइल को हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर देगा। यानी कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगी, और लोड होने के बाद जब मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी तो इसका मतलब है सीपीयू ने इसके ऊपर मशीन साइकिल चला के इसको मॉनिटर पे डिस्प्ले भी कर दिया। ठीक है, अब ये मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गई। लेकिन मुझे कोई ये बता सकता है इस वक्त ये फाइल कहां पड़ी हुई होगी? कोई कोई भी एनीवन बता सकता है कि ये फाइल अभी इस वक्त कहां पड़ी होगी जब ये मॉनिटर पे डिस्प्ले हुई हुई है? चैट पे बता दें, चैट पे बता दें, कुछ कर लें, बता दें। हार्ड डिस्क पे तो आ गई ना, लोड करके आ गई। अभी इस वक्त पूछ रहा हूँ जो मेरे पास मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही है कहां पे पड़ी हुई है इस वक्त? वेरी गुड मोहसिन, जबरदस्त यार, रैम में पड़ी हुई है भाईजान। ठीक है, बिल्कुल रैम में, कैशे में। वेरी गुड फरियाल, फैसल ने बहुत अच्छा जवाब दिया, संतोष ने अच्छा जवाब दिया, अरसलान ने भी सही जवाब दिया, गुड। कैशे में सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है। तो जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, इसका मतलब है कि उसका डेटा कहाँ आ चुका होता है, रैम में आ जाता है। और रैम से फिर सीपीयू क्या ले रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस ले लेकर उसको प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो रैम होती है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम डेटा ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन वाया सीपीयू। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जैसे मैंने इस फाइल को डबल क्लिक किया तो ये एग्जीक्यूट हुई ना, और एग्जीक्यूट होकर इसने अपनी आउटपुट डिस्प्ले कर दी, तो इस वक्त ये कहाँ आ गई, रैम में आ गई। ठीक है, अच्छा अब रैम जो होती है वो है, इसको कहते हैं कि ये एक वोलाटाइल कंपोनेंट है। ये क्या है, एक वोलाटाइल कंपोनेंट है। वोलाटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं कि जो वोल्टेज से चलते हैं। वोल्टेज का आइडिया है क्या होता है वोल्टेज? वोल्टेज को आप इस तरह से समझ लें कि इलेक्ट्रिक करंट है, सपोज करें। अभी सिंपल इस तरह समझने में मैं कोर फिजिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वोल्टेज जो है उसको आप इसी तरह समझ लें कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब इस रैम में करंट फ्लो करेगा तो ये रैम वर्क करेगी और डेटा को स्टोर करेगी। और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को वापस ले लिया जाएगा, कंप्यूटर को स्टॉप कर दिया जाएगा, तो इसमें जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो सब फ्लैश हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज अ वोलेटाइल कंपोनेंट। कि वोल्टेज से चलता है, ये वोलेटाइल वोल्टेज से आया है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे ही इसको एनर्जी दी जाती है, इसको एनर्जाइज किया जाता है, तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना रैंप शुरू हो जाती है। यानी कि ये सीपीयू की इंस्ट्रक्शन पर हार्ड डिस्क से डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू लेती है और अपने पास स्टोर करती है टेम्परेरी तौर पे, ताकि सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए दे सके। ठीक है, तो ये रैम का काम है।
अच्छा, अब रैम, एक तो ये रैम है जो पड़ी हुई है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे टाइप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, चाहे वर्ड के प्रोग्राम को करें, चाहे किसी भी प्रोग्राम को करें, तो वो सबसे पहले रैम में आता है, और रैम से फिर डेटा किसको दिया जाता है? सीपीयू को। अब अच्छा चलें, रैम से तो डेटा सीपीयू को समझ में आ रहा है, बीच में ये छोटे छोटे कौन कौन से, ये कौन से ब्लॉक बने हुए हैं, ये क्या ब्लॉक्स है? जैसे कि मैंने एक चीज दिखाई, एक मेमोरी यूनिट में कैशे लगी हुई है, इसको हम लेवल 1 कैशे कहते हैं। फिर एक सीपीयू के बिल्कुल नजदीक कैशे लगी हुई होती है, इसको हम कहते हैं लेवल 2 कैशे। फिर एक कैशे इससे थोड़ी सी दूर लगी होती है, इसको कहते हैं लेवल 3 कैशे। फिर उसके बाद जाके रैम आती है। तो ये जो कैशे मेमोरी होती है, इसका क्या काम होता है कि ये जो ट्रैफिक है पूरी रैम तक जाने वाली, सीपीयू अगर कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे एक फाइल, एक दो नंबर है ए और बी, फर्ज करें ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू लेट्स से 3 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए प्लस बी, ये आ जाएगा कंसोल डॉट राइट रेस। तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा? 8 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? 8, क्योंकि एडिशन होगा ना, ए प्लस बी 5 प्लस 3 एएलयू में आएगा, एएलयू इसको ऐड करके रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा रैम को वापस, कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ गया? 8 आ गया। तो बात यह है कि जब, और अगर ये फर्ज करें कि मुझे बार बार ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, लेट से ये बार बार कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, फॉर का लूप लगा दूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये 10 दफा करना है काम, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन रहे 9 तक, और आई में एक का इंक्रीमेंट हो प्लस, और ये, और ये एक इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट स्टार्ट हो और ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो गया, फॉर का लूप चल गया। जो हम टाइप स्क्रिप्ट में लूप नहीं बनाते फॉर का, ये वो है। अब इसका मतलब है 10 टाइम्स मेरे पास क्या प्रिंट होगा? 8 प्रिंट होगा। चलें, पहली दफा तो सीपीयू ने एक्सेस कर लिया यहाँ पर जाकर, अगर ये कैशेज नहीं होती, अगर ये कैशेज नहीं होती तो फिर सीपीयू को दोबारा रैम के पास जाना पड़ता, फिर दोबारा ट्रेवल करना पड़ता, फिर दोबारा इसको एक्सेस करके फिर दोबारा यहाँ पे लाकर प्रिंट करना पड़ता, ठीक है। तो ये देखें, इसका राउंड ट्रिप टाइम या इसका ट्रांसफर टाइम बढ़ जाता। तो उस ट्रांसफर टाइम को डेटा के कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, सीपीयू और रैम के दरमियान भी क्या लगाई गई? कुछ फास्ट मेमोरीज लगाई गई, स्पेशल पर्पस फास्ट मेमोरीज, जिनको हम कैशेज कहते हैं। अब क्या होगा? अब इसको जैसी कोई चीज चाहिए होगी तो ये सीपीयू पहले डायरेक्ट रैम के पास नहीं जाएगा, वो कैशे से पूछेगा, भाई आपके पास जो मुझे चीज चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो मौजूद है? कैशे लेवल 2 जब सबसे पहले लेवल 1 जवाब देगी, लेवल 1 बोलेगी हाँ यार मेरे पास है, तो सीपीयू यहीं से उस डेटा को एक्सेस करके और प्रोसेस कर लेगा। लेकिन अगर लेवल 1 के पास वो डेटा मौजूद नहीं होगा तो फिर रिक्वेस्ट कहां जाएगी? लेवल 2 पर, कैशे लेवल 2 पे जाएगी। लेवल 2 के पास अगर डेटा मिल गया तो भी उसको एक्सेस होकर फास्ट मिल जाएगा, तो भी फास्ट है। फिर लेवल 2 में भी नहीं होगा तो लेवल 3 पे जाएगी, लेवल 3 में भी अगर उसको डेटा मिल गया तो वो लेवल 3 से भी लेगा, ये भी फास्ट है। फिर सबसे आखिर में अगर किसी भी कैशे में उसको डेटा नहीं मिला, देन फिर रिक्वेस्ट रैम पे जाएगी। आई बात समझ में? ये ऐसी ही मिसाल है कि मिसाल के तौर पे आपके घर में बच्चे होंगे बच्चे आपसे अगर चॉकलेट्स मांगते हैं, वो कहते हैं जी मुझे आप चॉकलेट ला के दें, आप ब्रदर हैं, फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, आपसे बच्चे आपके रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमें चॉकलेट्स ला के दें। तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि घर पे चॉकलेट नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या जाऊंगा, बाहर जाऊंगा शॉप पे, शॉप से वो चॉकलेट लाऊंगा और फिर लाके अपने बच्चे को दूंगा। तो मुझे ये बता दें इसमें राउंड ट्रिप टाइम कितना बढ़ गया और ट्रांसपोर्टेशन कितनी बढ़ गई? आपको बाहर जाना पड़ा घर से, फिर शॉप पे जाना पड़ा, फिर शॉप से जाके उस शॉपकीपर से आपने वो चॉकलेट परचेज की, फिर जाके लाके अपने बच्चे को दी, और फिर उसने वो चॉकलेट खाई और फिर वो खामोश हो गया। समझ में आ रही है बात? अगर यही चॉकलेट्स आप अपने पास स्टोर कर लेते कहीं पर घर में लाकर, जिसको मैं कैशे कह रहा हूँ, आप अपने किचन में कैशे बना लेते, और वहां पर फर्ज करें आपने 20 चॉकलेट्स लाके वहां पे स्टोर कर दी। अब अगर आपका बच्चा आपसे चॉकलेट मांगे तो आप बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे, आप वहीं से किचन से उठाएंगे और बच्चे को दे देंगे, तो एफिशिएंट होगी ना प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी बच गया, ये सारी चीजें भी बच गई। यही एनालॉजी जो है ना सीपीयू की और कैशे की है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ये इसलिए कैशेज लगाई जाती हैं ताकि प्रोसेसिंग राउंड ट्रिप टाइम जो चाहिए डेटा को एक्सेस करने का, उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, वैसे, ठीक है। हाँ, लूप से क्या कह रहे हैं? यस सर, इसके इसको लूप से भी चॉकलेट लेकर आ ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से कैशे मेमोरी आपकी प्रोसेसिंग को एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी कि हम ये देखते हैं मेमोरी हायरार्कीज फिर क्या हुई। हमारे पास रैम आ गई। अच्छा, मैंने ये चीज बताई है, चाहे कैशेज हो, चाहे रैम हो,
चाहे ये रजिस्टर्स हो, ये सब के सब क्या है, ये वोलेटाइल मेमोरीज हैं, टेम्पररी स्टोरेजेस होती हैं, ये परमानेंट स्टोरेजेस नहीं होती। तो इसका मतलब है इसमें आप वो डेटा स्टोर नहीं रख सकते जो कि आपको कल देखना है, परसों देखना है, तरसों देखना है, 10 साल बाद देखना है, नहीं, वो डेटा आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोलेटाइल डिवाइसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है, जब इसको ऑन करते हैं तो ये डेटा को स्टोर करती हैं। अदरवाइज जैसे ही आप अपने पीसी को शट डाउन करते हैं, इसमें से जो भी डेटा होता है वो सब फ्लश हो जाता है। ठीक है, तो जो परमानेंट डिवाइस है स्टोरेज की, जिसके अंदर परमानेंटली डेटा जाकर स्टोर होता है, जिसको हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए होता है कि भाई 5 साल के बाद भी आके देखो तो मुझे डेटा मिल जाए, वो हार्ड डिस्क होती है, उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। वो भी हम आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा, मेमोरी हायरार्कीज क्या है कि सबसे पहले हमारे पास मेमोरी, जो फर्स्ट मेमोरी है, फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरी है, वो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। मैंने ये देखो आप लोगों को चीज बताई थी कि ये जो सीपीयू होता है, इसके अंदर जो मेमोरी यूनिट है उसके अंदर क्या होते हैं, उस मेमोरी यूनिट के अंदर, उस मेमोरी यूनिट के अंदर ये दो स्पेशल पर्पस मेमोरी होती है। एक होते हैं रजिस्टर्स, ये भी मेमोरीज होती हैं, और कैशे मेमोरी L1 भी होती है, ये भी मेमोरीज होती है। तो सबसे पहले रजिस्टर्स हैं, सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर्स की है, सबसे ज्यादा कॉस्टली भी रजिस्टर्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर लेवल 1 कैशे सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है, और उसकी स्पीड उसके बाद सबसे ज्यादा हाई होती है। यानी सबसे ज्यादा हाई स्पीड एक्सेस किसकी होगा, किसका होगा, रजिस्टर्स का होगा। उसके बाद हाई स्पीड एक्सेस किसका होगा, कैशे का। उसके बाद किसका होगा, L2 कैशे का होगा। उसके बाद किसका होगा, L3 कैशे का होगा। और उसके बाद फिर जाके किसका होगा, रैम का होगा। और उसके बाद फिर जाके किसका होगा, फिर हार्ड डिस्क का होगा। ठीक है, तो ये स्पीड का लेवल इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप सीपीयू से हार्ड डिस्क की तरफ, सॉरी, जैसे जैसे आप, स्पीड का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप सीपीयू से हार्ड डिस्क की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे, अगर आप इस मेमोरी हायरार्की को देखें तो जो हमने ड्रॉ की है इसमें, ये देखें, सबसे पहले मेरे पास सीपीयू में रजिस्टर लगे हुए, इनकी स्पीड बहुत हाई होगी, बहुत हाई स्पीड होगी। ठीक है, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, और ये कॉस्टली भी होती है। इसी तरह कैशे मेमोरी है, इनकी स्पीड भी हाई होती है, लेकिन रजिस्टर से कम होती है इनकी स्पीड। ठीक है, रजिस्टर से कम होती है। तो जैसे जैसे और लेकिन इनकी स्पीड भी हाई होती है, रैम के मुकाबले में इनकी स्पीड कैशे की हाई होती है, लेकिन कैपेसिटी कम होती है। फिर हम रैम पे आते हैं, रैम की कैपेसिटी कैशे से ज्यादा होती है, रजिस्टर से ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड कैशे और रजिस्टर के मामले में कम होती है। फिर हम हार्ड डिस्क पे आते हैं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रैम, कैशे और रजिस्टर से बहुत ज्यादा होती है, तो टेराबाइट्स में होती है यार, हार्ड डिस्क तो पेटाबाइट्स। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है वो रैम, कैशे और रजिस्टर्स के मुकाबले में बहुत स्लो होती है, हार्ड डिस्क की स्पीड। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि क्या वजह होती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं रजिस्टर से हार्ड डिस्क की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो लो से हाई हो रही है, और जैसे जैसे मैं हार्ड डिस्क से रजिस्टर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो जो एक्सेस स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक, इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कैशे बता दिया, आपको समझ में आ गया कि कैशे मेमोरी क्या होती है जी, कि ये a faster and smaller segment of memory whose access time is as close to as registers are known as cache memory, and in a hierarchy of memory cache has access time lesser than the primary memory. प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है रैम को। सेकेंडरी मेमोरी किसको कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है हार्ड डिस्क को। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होगा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी रैम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। अच्छा, फिर हम आते हैं कि ये हार्ड डिस्क से ऊपर एक चीज होती है, इसको LRU कहा जाता है। अच्छा, कैशे क्योंकि छोटी होती है, अब आपका एक सवाल बनना चाहिए पर, एक सवाल ये बनना चाहिए, सर इसकी कैपेसिटी तो बहुत छोटी है, अगर मेरे पास डेटा ज्यादा होगा और मेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट आ रही है तो फौरन से फुल हो जाएगी, जब एक दफा कैशे मेमोरी फुल हो गई तो ये खाली कैसे होगी। तो बेसिकली क्या होता है, अच्छा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये अगर कैशे मेरी फुल हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ पर सीपीयू के पास ही होता है, और वो हमारे जो है वो समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को और इनको वो प्रोग्राम का पता होता है, उस एल्गोरिथम का, उस प्रोग्राम का नाम होता है, उसको कहते हैं LRU।
लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे एविक्शन एल्गोरिदम। एविक्शन का मतलब होता है रिप्लेस करना, निकालना, ठीक है। LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, का मतलब ये होता है कि वो डेटा जैसे ही फर्ज करें इस तरह से समझें कि ये आपकी कैशे फुल हो गई। अब मजीद अगर डेटा रैम से कैशे में आना है वो तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कैशे तो फुल हो गई। तो फिर इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, उस डेटा को निकालेंगे जो जिसकी डिमांड कम आई है, यानी ऐसा डेटा जो कि मोस्ट डिमांडिंग नहीं है, बार बार उसकी डिमांड नहीं आ रही, तो उस डेटा को हम इस कैशे में से निकाल देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, और उस डेटा को लेकर आ जाएंगे जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो भी डेटा होगा उसको कैशे में से रिमूव कर दिया जाएगा। ये एल्गोरिदम होता है जिसके ऊपर कैशे काम कर रही होती है। यानी कि कैशे जो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को मेंटेन करती हैं फ्यूचर प्रोसेसिंग के लिए या अगले डेटा की प्रोसेसिंग के लिए या अगली स्टोरेज के लिए, वो इसी तरह से मेंटेन कर रही होती हैं। वो LRU का एल्गोरिदम, LRU का प्रोग्राम चला रही हो, उनमें चल रहा होता है। और वो डेटा जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड नहीं हुआ होता और जिसकी डिमांड सबसे कम होती है, उस डेटा को कैशे में से रिमूव कर दिया जाता है और उस डेटा को लेके आया जाता है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। ये वैसे ही है कि एक वेबसाइट है जिसको आप बार बार देख रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो मुझे ये बताएं गूगल उसको कैशे में करेगा या एक प्रोग्राम या एक वेबसाइट जिसको 10 साल हो गए किसी ने एक्सेस ही नहीं किया, जो यार 1 महीने से एक्सेस ही नहीं हुई, जो 10 दिन से एक्सेस नहीं हुई, चलो जो 2 दिन से एक्सेस नहीं हुई, तो वो तो उसी को कैशे करेगा ना गूगल, कि जो हर मिनट में एक्सेस हो रही है। जैसे कि फेसबुक है, वो तो भाई इतनी एक्सेस हो रही है तो उसको कैशे करेगा उसके आइटम को, ताकि उसकी एक्सेसिंग फास्ट हो, ठीक है। तो ये एक तरीकेकार होता है कैशे के एल्गोरिदम, जो कि जिस तरह से वो अपनी कैशे को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, वो है आज का हमारा समझ ले लास्ट टॉपिक ये होगा। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे, और हम आज ये इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग। देखें, ये कंप्यूटर साइंस या CS फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने का पर्पज ही यही है कि ताकि आपकी फाउंडेशन और बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रांग हो, आपको समझ आए कि कंप्यूटर साइंस है क्या, कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, और अगर इन कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोग्राम किया जाता है तो आपने किस तरह से उसको प्रोग्राम करना है और उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले 3 बुनियादी कंपोनेंट्स का समझना बड़ा जरूरी था। नंबर 1, आपको पहले ये समझाया जाए कि कंप्यूटर सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी और कंप्यूटर सिस्टम क्या है। फिर आपको ये समझाया जाए कि CPU क्या होता है। फिर आपको ये समझाया जाए कि रैम क्या होती है। फिर आपको ये समझाया जाए कि हार्ड डिस्क क्या होती है। जब आपको ये तीनों फंक्शंस पता चल गए तो अब आप इस काबिल हो गए कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू अपने डेली के प्रॉब्लम्स को, अपने डेली के टास्क को, या अपने किसी भी प्रोजेक्ट को आप कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हार्ड डिस्क पे आते हैं। अब हार्ड डिस्क के मुतालिक कहा जाता है कि जो हार्ड डिस्क जो होती है उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन वोलेटाइल। क्यों हम इसको नॉन वोलेटाइल कह रहे हैं? कि जी इसमें डेटा जो है वो आपका क्या होता है कि जब आपके पास, आप शट डाउन भी करते हैं अपने सिस्टम को, तो भी डेटा इसके अंदर स्टोर रहता है। इसको अपने डेटा को परसिस्ट करने के लिए, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करंट की जरूरत नहीं होती। यानी कि अगर ये अपना डेटा फ्यूचर के लिए स्टोर करना चाहता है या उसको रखना चाहता है अपने पास, परमानेंटली स्टोर रखना चाहता है, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट या वोलेटाइल नहीं होना है। ये नॉन वोलेटाइल ही काम करेगा और डेटा को आपके परमानेंटली रिस्टोर करेगा। और 5 दिन बाद आकर जब आप अपनी फाइल खोलेंगे, वर्ड की इस तरीके से आए, और अगर आपने अपनी फाइल ओपन की, जैसे फॉर सपोज करें यहाँ है, और आपने ये फाइल डबल क्लिक किया, जैसे डबल क्लिक किया तो ये फाइल आपके पास ओपन हो गई। 5 दिन के बाद आपने फाइल आके ओपन किया, आपको वैसी डेटा मिला। तो 5 दिन तक तो आपने सिस्टम बंद किया हुआ था ना, लेकिन आपको डेटा मिल गया। तो कहने का मकसद ये, क्योंकि आपने इसको हार्ड डिस्क पे स्टोर किया था, इसलिए ये डेटा आपको मिल गया, जो कि परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अच्छा, हार्ड डिस्क को जब आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि जी आपको किस स्पीड की हार्ड डिस्क चाहिए। उसमें जो उसकी स्पीड होती है वो बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क की स्पीड ज्यादा होगी, आपकी डेटा की एक्सेसिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी, आपको उतना तेजी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड मिलेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, आपको फाइलें भी आपकी जल्दी जल्दी ओपन होगी, आपका काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो नॉर्मली जो हार्ड डिस्क आती हैं, जो एक अच्छी स्पीड की हार्ड डिस्क है, उनकी जो आरपीएम, वो आरपीएम कहलाता है, वो यूनिट जिस के अंदर हार्ड डिस्क की स्पीड को मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं रीड पर मिनट, ठीक है। तो 72,000 की आरपीएम की हार्ड डिस्क होती है जो कि नॉर्मली मिलती है। अब तो इसकी जगह पर, अच्छा, इन हार्ड डिस्क को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्ड डिस्क हैं। इनके अंदर मैकेनिकल वर्क होता है, यानी कि इस तरह से प्लेटर्स लगे हुए होते हैं, और जब आप वहां से डबल क्लिक करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो वो हार्ड डिस्क उस प्रोग्राम, उस फाइल को रीड करती है, और ये प्लेटर घूम रहे होते हैं, और ये रीड राइट हेड मैकेनिकली वर्क कर रहा होता है, और वो रीड करके आपको डाटा
रैम में लोड कर रहा होता है, और रैम से फिर वो डेटा आपका सीपीयू को जाता है, और सीपीयू फिर उसको मॉनिटर पे फेंकता है, और इस तरीके से आपको मॉनिटर पे नजर आ जाता है वो। तो बेसिकली ये प्लेटर्स जो हो रहे होते हैं, ये इस तरीके से समझ ले रोटेट हो रही होती है प्लेट, ये प्लेट्स होती हैं, ये जो प्लेट सामने नजर आती है मैग्नेटिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स रोटेट हो रही होती हैं, और रोटेट होने के बाद ये आर्म कहलाता है, डिस्क का आर्म कहलाता है, ठीक है। ये इसको एक्चुएटर भी कहते हैं। ये एक्चुएटर के ऊपर आगे फ्रंट साइड पे ये रीड राइट हेड कहलाता है, जो कि जाता है उस प्लेटर के ऊपर, उस स्पेसिफिक सेक्टर को रीड करता है, और आपको फाइल पूरी 0 और 1 की फॉर्म में फाइल होती है, बाइनरी डिजिट्स में फाइल होती है, उसको उठाता है और आपको डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। लेकिन आपको रीड राइट करने के लिए, जैसे कि ये इंटरनल, अगर आप हार्ड डिस्क का इंटरनल देखें तो ये एक्चुएटर कहलाता है, ये असेंबली कहलाती है, पूरी हार्ड डिस्क की असेंबली लाइन ये है, इसमें ये एक्चुएटर है, ये जो आर्म है इसका, ये प्लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेंडल होता है, ठीक है। जब आप रीड रिक्वेस्ट डबल क्लिक करते हैं फाइल को, तो ये प्लेटर घूमना, ये जो आपका प्लेटर है ये घूमना शुरू हो जाता है, ये ढूंढता है ये फाइल है कहां पर, और ये रीड राइट हेड क्या करता है, ये रीड राइट हेड है आपका, ये रहा रीड राइट हेड, ये क्या करता है, यहां से जो मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा लिखा हुआ होता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर रैम को लोड करके दे देता है, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क की ये जो फॉर्म है, इसके अंदर आप ये देखें मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी कि आर्म मूव होता है, फिर जाता है, फिर ये प्लेटर घूमता है। तो इससे क्या हुआ कि हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम ये आने शुरू हुई, इस मैकेनिकल वर्क की वजह से ये प्लेटें टूट जाती थी, सब टाइम ये प्लेटें डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसके अंदर ये आर्म टूट जाता है। आपको कई दफा हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आता होगा, यार वो प्लेट मेरी डैमेज हो गई, या मेरा उसका आर्म टूट गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, डेड हो गई हार्ड डिस्क। तो वो जो डेड होती है ना हार्ड डिस्क, यकीनन उसकी कोई ना कोई इस तरह की असेंबली होती है फिजिकल, जो टूट जाती है, जो खराब हो जाती है अंदर से। और वो क्यों खराब होती है, उसका मेन रीजन ये था कि मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, इस वजह से खराब हो। तो अब हार्ड डिस्क की जगह जो है वो एक और हार्ड डिस्क ने ले ली है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, एसएसडीज ने ले ली है। अब आप जाएं मार्केट के अंदर, आप देखें, अब जो भी लैपटॉप आ रहे हैं आपको एसएसडीज मिलती हैं, जो कि थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन उनके अंदर ये मैकेनिकल वर्क नहीं है। आप ये देखें, यहाँ पर पहले क्या था, प्लेटर लगा हुआ था, ये आर्म था एक्चुएटर का, जब भी रीड राइट रिक्वेस्ट आती थी यहाँ से प्लेटर से वो जाके रीड करता था, ये पूरा घूमता था, मैकेनिकल वर्क होता था, फिर जाके डेटा आपको मिलता था। अब इस प्लेटर की जगह और इस आर्म की जगह इन चिप्स ने ले ली है। अब ये टोटली इलेक्ट्रिकल पे चला गया है। जब ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चिप्स में आ गया, तो इसमें कोई मैकेनिकल वर्क काम नहीं करना पड़ रहा, इसके अंदर लाइट का सिग्नल फ्लो कर रहा है, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हो रही है, मैकेनिकल भी काम हो रहा है। तो इसलिए ये स्लो है। एचएसडीज जो होती हैं, हार्ड डिस्क जो होती हैं, वो स्लो होती हैं। एसएसडीज जो कि एक अनदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन वो फास्ट होती हैं। फास्ट होने की रीजन क्या होती है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिकल चिप्स लगी हुई होती हैं, एज कंपेयर टू प्लेटर्स और ये आर्म, और ये सारा फिजिकल वर्क इसके अंदर नहीं होता है। इसलिए इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब ये होती है ये सॉलिड अपनी जगह पे रहती है, हिलती विलती मूव नहीं करती। जबकि जो हमारे पास कन्वेंशनल हार्ड डिस्क है, उनके अंदर मूवमेंट होती है, प्लेटर मूव करता है, ये असेंबली मूव करती है, ये रीड राइट हेड मूव करता है, ठीक है। तो ये रीजन है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है। तो जो आप पढ़ भी सकते हैं, एक छोटा सा मैं आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो में, कि अनलाइक हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज डू नॉट हैव मूविंग पार्ट्स, व्हिच इज व्हाई they are called solid state drives. Instead of storing data on magnetic platters, SSDs store data using the flash memory, यानी chips के ऊपर store करता है। Since SSDs have no moving parts, they don't have to spin up while in a sleep state, and they don't need to move drive head to different parts of the drive to access the data. Therefore, SSDs can access data reading and writing much faster than the hard disk, and this performance difference is enormous, time like 50 to 100 टाइम फास्टर होती हैं SSDs, ठीक है। तो SSDs ने आके हार्ड डिस्क की मार्केट को मुकम्मल तौर पे डाउन कर दिया। अब आपको देखें, हार्ड डिस्क बहुत कम मिलती हैं तो सस्ती मिलती हैं, SSDs उसके मुकाबले में मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि हम अब SSDs की तरफ क्यों मूव हुए। अगला टॉपिक बस का है, सिस्टम बस का, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे रोक कर अब मैं आ जाता हूँ कि हमने एक कनेक्ट दोबारा से कराता हूं कि मैंने शुरू कहां से किया था, ये सारा चीजें बतानी आप लोगों को, जहां से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर सिस्टम्स की, कंप्यूटेशन की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाया क्यों गया, एवोल्यूशन के लिए बनाया गया, कि जो इंसान जो काम क्विकली नहीं कर पा रहे थे, एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि यूएसए के अंदर जब सेंसस हुई 18th सेंचुरी के अंदर, तो वो डेटा प्रोसेस करने में उनको 7 साल लग गए। तो जब 7 साल के बाद डेटा प्रोसेस होके आएगा मेरे भाई, उस पर डिसीजन कब होंगे, उसके ऊपर आप कब प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की अपनी नस्लों की। तो उन तमाम चैलेंजेस को खत्म करने के लिए, कवर अप करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए गए। पहले ये रूम साइज के कंप्यूटर होते थे, फिर ये
डेस्कटॉप में कन्वर्ट हुए, फिर ये मिनट आवर में कन्वर्ट हुए, अब ये लैपटॉप में कन्वर्ट हुए, फिर ये लैप टैबलेट में आ गए, अब मोबाइल में आ गए, और अब वो कह रहे हैं कि इंसानी दिमाग में लगा देंगे, इतना नियर कर देंगे इंसान के। ठीक है, तो इन तमाम कंप्यूटर्स को बनाने का पर्पस एक था, ताकि हम अपनी कंप्यूटेशन को फास्ट कर सकें। ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है, परफॉर्म प्रोसेसिंग, किसी भी टाइम की प्रोसेसिंग हो सकती है, डेटा प्रोसेसिंग भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, ये सारे काम करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाया गया। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं, जो एक ही जबान समझते हैं, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। ये वो मशीन लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। 0 होगी इंस्ट्रक्शन या फिर 1 होगी इंस्ट्रक्शन। इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन है, फर्ज करें आपने, मैं कहता हूं जी, यहाँ पे हमारे मोहसिन बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ मोहसिन यार एक काम करें, ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इसके ऊपर ये जो मॉनिटर लगा हुआ है ना, जब भी इसमें आपको प्रिंट करना होगा, कोई चीज डिस्प्ले करानी होगी इस मॉनिटर के ऊपर, तो उसका बाइनरी कोड ये है 100000010001 ये इसका मतलब ये है, जब भी मैं ये मशीन लैंग्वेज के अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, इसका मतलब है कि डेटा को मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दो। अब ये एक इंस्ट्रक्शन तो मोहसिन याद कर सकता है, लेकिन अगर ये हजारों की तादाद में इंस्ट्रक्शन हो या सैकड़ों की तादाद में इंस्ट्रक्शन हो, तो ये बताएं कि एक आम इंसान इन इंस्ट्रक्शन को याद कर सकता है? क्या एक आम इंसान इन इंस्ट्रक्शन को याद कर सकता है? क्या एक आम इंसान मशीन लैंग्वेज को याद कर सकता है? नहीं याद रख सकता। ये तो कोडेड है इतने, इन कोड्स को कौन याद रखेगा? तो फिर इसके ऊपर एक और लैंग्वेज बनाई, तो अब फिर हम फंस गए। देखें, इंसानों को एक चैलेंज को सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि चैलेंज खत्म हो जाते हैं, फिर एक नेक्स्ट चैलेंज आता है। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट चैलेंज। इसी को जिंदगी कहते हैं कि जिंदगी में डेली आपको एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसी डायनेमिज्म को, इसी कंटिन्यूटी की वजह से इंसान जो है वो आगे प्रोग्रेस करते हैं, इवॉल्व होते हैं। अगर आप डेली प्रोग्रेस ना करें और अपने आप को इवॉल्व ना करें आगे की तरफ, तो मुझे ये बताएं, तो आप तो फिर हॉल्ट हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस तो रुक जाएगी, आप तो प्रोग्रेसिव नहीं रहे। तो कुदरत का कानून ये है कि जो चीज प्रोग्रेसिव नहीं रहती, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ये चीज समझ लीजिएगा, कुदरत का कानून है ये, कि जिस चीज में प्रोग्रेस नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाती। फिर वो सरवाइव इसलिए नहीं कर पाती कि जब आप में प्रोग्रेस ही नहीं है, तो मेरे भाई आप दुनिया में, जिंदगी में आने वाले आगे चैलेंजेस का मुकाबला आप कैसे करोगे? आप तो बोलोगे सर मेरे को तो इससे आगे आता ही नहीं है कुछ, तो आप तो फारिग हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। यही चीज कौमों के लिए, नेशंस के लिए होती है, यही चीज एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है। ठीक है जी, संतोष सवाल करें, सवाल करें। संतोष का माइक ओपन कर दें। जी ऊपर है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, संतोष बोलें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक वो हार्डवेयर हार्वर्ड और वॉन न्यूमन मॉडल है वो समझाए, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि सर चिप किसको कहते हैं, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तब बोलते हैं तकरीबन कि ये कौन से मॉडल का है या ये कौन सा जनरेशन का है, तो मतलब जनरेशन कैसे चेंज होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने तो ये सेकंड जनरेशन या 8 जनरेशन हम लेते हैं ना, तो डिफरेंस क्या आता है उसमें वो बताएं। यार ये असल में संतोष, आपने मेरे ख्याल से क्लास, आप बताइएगा, आपने शुरू से मेरी क्लास ले रहे हैं? आप नहीं ले रहे मेरी क्लासेस, है ना? ऐसा ही है ना संतोष? अनम्यूट कीजिएगा जरा संतोष को। आप मेरी क्लासेस नहीं ले रहे, ये सारी चीजें हम अपनी वीडियोस में यस। डिस्कस कर चुके हैं, शुरू मेरी क्लास 1 से लेके क्लास 2। आप ऐसा करें मैडम, जो हमारे टेकवर्स के लोग हैं, मैनेजमेंट है, आप जरा यूट्यूब का हमारा जी लिंक शेयर कर दें, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें। ये आप कंप्यूटर सिस्टम फंडामेंटल्स की क्लास 1 से क्लास 2 और क्लास 3 देखिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वहां पे इन तमाम चीजों के बड़े डिटेल में जवाब दिए हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है ओके सर, संतोष? थैंक यू सर। एग्रीड। आपको यस लिंक मिल जाएगा अभी हमारे मैं यूट्यूब मैं चैनल सर का लिंक। करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। जबरदस्त, गुड। तो थैंक्स सर। प्रोग्रेस रुक जाएगी इंसानों की, तो नेशंस की प्रोग्रेस भी उसी होती है कि उनके अंदर एवोल्यूशन ना हो, तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज हमारी भी है। तो अब हमने मशीन लैंग्वेज जब थी, 0 और 1 की लैंग्वेज थी, तो भाई इससे आगे तो हम फंस गए। अब ये इतने सारी, कितने हम कोड याद रखेंगे कि कंप्यूटर पे, मॉनिटर पे प्रिंट करने की ये वाली स्टेटमेंट है, ये कमांड है, और अगर फर्ज करें हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करना है, तो उसकी ये वाली कमांड, सॉरी,
सॉरी, वो ये कमांड है, ये हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करेगी, ये मॉनिटर पे प्रिंट करेगी, मॉनिटर डिस्प्ले देगी। तो ऐसे कितने नंबर्स याद करेंगे भाई? मशीन लैंग्वेज तो यही है, मशीन लैंग्वेज तो 1 और 0 की लैंग्वेज है। तो फिर इंसानों ने क्या किया, मशीन लैंग्वेज के ऊपर एक और लैंग्वेज बनाई जिसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। संतोष, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा आप जो है ना अपना हैंड लो, मतलब रेज ना करें, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज बनाई। हाई लेवल लैंग्वेज में इंसानों ने ये किया कि अच्छा, इंसानों को समझना किस चीज को आसान है? उन्होंने कहा यार इंग्लिश समझना बहुत आसान है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उनको समझ में आता है। तो कंप्यूटर को बजाय इसके कि हम मशीन लैंग्वेज दें, इंसान मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें अपने, उन्होंने कहा कि यार हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें। अच्छा, अब कंप्यूटर प्रोग्राम करता क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोस में भी है, कि जब आप टाइप स्क्रिप्ट में या नेक्स्ट जेएस में अपना प्रोग्राम लिखते हैं कंसोल डॉट, सपोज करें, मैं सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड। ये क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज दिस? ये स्टेटमेंट मेरी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, किसको? सीपीयू को। अब यहां से आपको ये मैप करना है, यही चीज है जो ये पूरी फाउंडेशन बिल्ड की गई है आप लोगों। ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन है किसको? सीपीयू को, कि मॉनिटर के ऊपर इस हेलो वर्ल्ड के टेक्स्ट को प्रिंट करो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट ऑन मॉनिटर। ये आपने इंस्ट्रक्शन दी है डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम लिखा टाइप स्क्रिप्ट का, उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन दी कि हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है ये प्रिंट करो मॉनिटर के ऊपर, तो उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन क्या उसने ऐसे प्रिंट कर दिया होगा? ऐसे प्रिंट नहीं किया होगा। ये पूरी इंस्ट्रक्शन पहले इस तरह से बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई होगी, और वो कन्वर्ट होने के बाद ये टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ, क्योंकि ये हमारी पहले दिन ही ये रूल हमने समझ लिया है कि इस मशीन को, इस डब्बे को सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है जिसको हम 1 और 0 की या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसके अलावा इसको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती। और इंसानों का मसला ये है कि वो मशीन लैंग्वेज याद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम, चैलेंज आ गया ना। तो फिर इंसानों ने क्या किया, एक और लैंग्वेज डेवलप की। उन्होंने बोला कि हम हाई लेवल लैंग्वेज बनाएंगे, एक और एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान। ये हमारा समझ लें ऐसा है, मैं इसमें इस तरह से लेयर बना देता हूं ताकि आपको ये इस तरह से लेयर बन जाए। ये रहा मेरा कंप्यूटर सिस्टम भाईजान, और ये रही मशीन लैंग्वेज, और ये रही हाई लेवल लैंग्वेज, और ये रहा मेरा ह्यूमन यूजर बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ है मेरा ह्यूमन यूजर, ह्यूमन प्रोग्रामर। आप लोग, हम लोग, टेकवर्स वाले, ये पीआईएसी वाले, और जो लोग भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामर, ठीक है? ये रहा ह्यूमन प्रोग्रामर बैठा हुआ। ह्यूमन प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अभी जिस तरह मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स में काम होता है, ये समझिएगा। पहला स्टेप क्या होता है कि आप प्रोग्राम लिखते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज में जिसका नाम टाइप स्क्रिप्ट है। फिर वो प्रोग्राम आप टीएससी करके कंपाइल करते हैं, तो उसकी क्या होती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज में। फिर आप उस प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम रीड करके उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है। एक्शंस कौन लेता है? सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, आईओ डिवाइसेस, ये एक्शंस होते हैं भाईजान। तो ये समझ में आया? इसको बॉटम अप लेके चलिएगा, बॉटम अप से चलिएगा। ह्यूमन प्रोग्रामर है, उसने एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया या ट्रांसलेट किया। जब वो कंपाइल करते हैं तो वो ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज ट्रांसफर की जाती है कंप्यूटर सिस्टम को, और कंप्यूटर सिस्टम फिर उस मशीन लैंग्वेज को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के इंडिविजुअल डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किसने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। समझ में आ रही बात? तो ये फ्लो होता है प्रोग्राम्स का। तो हमने ये चीज समझ ली है अच्छी तरीके से कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और मशीन लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्या है कि इंसान समझ नहीं सकता यार, उसको याद नहीं रख सकता। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताएं कि मशीन लैंग्वेज जो है वो ज्यादा कंप्यूटर हार्डवेयर से करीब है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर से करीब है? कोई भी बता सकता है मुझे ये जवाब? ये बताएं।
तो कौन सी लैंग्वेज फास्ट होगी? मशीन लैंग्वेज फास्ट होगी या हाई लेवल लैंग्वेज फास्ट होगी? मशीन लैंग्वेज फास्ट होगी, वाह जबरदस्त। हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा फास्ट होगी। मोहसिन ने कहा मशीन लैंग्वेज फास्ट होगी, आई थिंक, कंफर्म नहीं है। देखें, मशीन लैंग्वेज फास्ट होगी। मशीन लैंग्वेज इसलिए फास्ट होगी क्योंकि ये कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्ट समझता है इस लैंग्वेज को, तो उसको किसी किस्म की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या है, ट्रांसलेशन की जरूरत है, उसको एक कंपाइलर चाहिए जो पहले कंपाइल करेगा, फिर मशीन लैंग्वेज को देगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब है कि मशीन लैंग्वेज ज्यादा हार्डवेयर के करीब है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के करीब नहीं है, क्योंकि वो तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना। पहले उसके अंदर एक फेज ट्रांसलेशन का आएगा, उसकी कंपाइलेशन का आएगा, उसकी कन्वर्जन का आएगा, जिसके के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होगी मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर जाके वो ट्रांसफर की जाएगी, दी जाएगी किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगी या वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये फर्क समझ में आ गया कि जी दो चीजें हैं। एक है हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बनाई गई, ताकि इंसान अपनी ह्यूमन लैंग्वेज की तरह लैंग्वेज बना लें और उसके थ्रू प्रोग्राम को या लिखें और कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दें। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर होते हैं। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनको बीच में एक मिडिल लेयर चाहिए जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डब्बे बनाऊं 4, तो पहला डब्बा तो मेरा ये होगा कि सबसे पहले मैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखूंगा, वो क्या होगा? वो किसी ट्रांसलेटर या फिर जिसको हम कंपाइलर भी कहते हैं। अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की बात करें तो इस वक्त हमारे पास वो कंपाइलर टीएससी है। कंपाइलर या ट्रांसलेटर या ट्रांसपाइलर के थ्रू क्या होती है? कन्वर्ट होती है किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज। और वो मशीन लैंग्वेज फिर क्या होती है? वो कंप्यूटर सिस्टम्स को दी जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। ये फ्लो समझ में आया आपको? ये है फ्लो। इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं और मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। थोड़ा सा और भी बड़ा, सॉरी। ठीक है, ये फ्लो है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम, ये जस्ट लाइक इंग्लिश होती है, जस्ट लाइक इंग्लिश होती है, इजी टू रीडेबल होती है, और इजी टू समझ लें कि आप इसको लर्न होती है। ठीक है। और इसको जो है आप मेमोराइज करना आसान होता है, इजी टू मेमोराइज होती है। आप ये देखें ना, आप लोग कितनी क्या कहते हैं, फॉर के लूप हो गए, कि भाई आप इफ के स्ट्रक्चर हो गए, फिर आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीजें कितनी आसानी से आपको याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो जो बहुत आसान है, जिसकी रीडेबिलिटी बड़ी आसान है। ह्यूमंस के लिए आसानी पैदा की गई, फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो, जब आप कंपाइलर से कंपाइल करते हो ना, वो कन्वर्ट होती है फिर मशीन लैंग्वेज, और वो फिर लैंग्वेज जो है ट्रांसफर होती है कंप्यूटर सिस्टम को, और उसके अकॉर्डिंगली फिर कंप्यूटर काम करते हैं। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से कंप्यूटर सिस्टम ने अगर काम कराना है तो बीच में क्या चीज चाहिए? एक फेज आता है जिसको कहते हैं कंपाइलेशन, या कंपाइलर चाहिए या ट्रांसलेटर चाहिए। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज भी पहले कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, और वो 1 और 0 की बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब अगर यहां तक चीज समझ में आ गई है तो मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं पाइथन को। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग पाइथन। पाइथन भी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पाइथन अगर हाई लेवल लैंग्वेज है सर, तो पाइथन में मैं जो भी सोर्स कोड लिखूंगा, जो भी प्रोग्राम बनाऊंगा, वो एक हाई लेवल का प्रोग्राम होगा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, ये मुझे पता है, कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्रांसलेटर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर चाहिए। बीच में एक चाहिए ना डिवाइस, इंटरप्रेटर, एक बंदा चाहिए ना मुझे, एक और चीज चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए। वो इंटरप्रेटर या वो कंपाइलर या वो ट्रांसलेटर क्या काम करेगा? वो मेरे इस पाइथन के कोड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज। और वो कोड फिर एग्जीक्यूट होगा जाके कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को तो मशीन की लैंग्वेज समझ में आती है ना। तो ये है रीजन कि अब मैं पाइथन स्टार्ट करने जा रहा हूं, और जैसे जैसे हम पाइथन करेंगे
वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाने का कितना बड़ा एडवांटेज इंसान ने लिया है। उसने वो काम, और आपको ह्यूमन का पोटेंशियल पता चलेगा कि ह्यूमन का क्या पोटेंशियल था, कि उसको ये पता था कि यार ह्यूमन जो है वो, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं उससे इतना ज्यादा काम नहीं ले सकता। ह्यूमन के अंदर इमोशंस होते हैं, उसको नींद भी आती है, उसको भूख भी लगती है, तो मुझे मशीनों से ही काम लेना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान मर जाएंगे, ये इतना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एक ह्यूमन की कैपेसिटी है माइंड की जागने की, 24 घंटे से ज्यादा आप कैसे जगाएंगे उसको? 8 घंटे ज्यादा नहीं जगा सकते। आई मीन के उसको 24 घंटे ज्यादा थोड़ी जगा सकते हैं, 48 घंटे में तो वो डेथ हो जाएगी उसकी। तो इस चीज को, लेकिन मशीन कभी सोती है? सर्वर कभी, अच्छा अच्छा ऐसा हो कि गूगल का जो सर्वर है, इंजन है, कभी वो सो जाए, बोले यार आज मैं नहीं काम कर रहा, मैं तो सो रहा हूँ? ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो ये जो सर्वर डाउन होते हैं ना, शट डाउन होते हैं सर्वर्स, गूगल के भी जो डाउन होते हैं कभी सर्वर, ये 15-15 20-20 साल के अंदर जाके डाउन होते हैं, इनकी जब लाइफ पूरी होती है। ये चल रहे होते हैं, डे फर्स्ट से चल रहे होते हैं, तो चल रहे होते हैं और अपना पर्पस फुलफिल कर रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी इंसानों को आप इस तरह मशीन बना के ट्रीट कर सकते हो? नहीं। जो लोग भी ये काम करेंगे, अपने आप को मशीन बनाएंगे, वो डिप्रेशन में जाएंगे, अपने ब्रेन को डैमेज करेंगे। इंसान सिंगल टास्किंग बनाया अल्लाह ताला ने, वो एक टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जब आप उसको मल्टीपल टास्क देंगे तो वो परेशान हो जाएगा, उस पर डिप्रेशन भी आएगा, उसके ब्रेन पे लोड आएगा, और जब ब्रेन पे लोड आएगा तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है? तो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, मशीनों की तरह नहीं। ठीक है? ह्यूमन इंसान और मशीन नहीं है। ठीक है? उसको नींद भी आएगी, उसके राइट्स हैं, उसने आराम भी करना है, उसके इमोशंस भी हैं, उसने घूमने भी जाना है, उसने सारे काम करना है। ठीक है? लेकिन मशीनों के अंदर ये चीज नहीं होती। ठीक। एनीवे, आगे चलते हैं। अब पाइथन को जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं पाइथन का। आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? किस किस को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन, या नजर नहीं आ रही? गुड। ठीक है, सबको नजर आ रही है। पाइथन के कंपाइलर का नाम, पाइथन का कंपाइलर नहीं, यानी इसका ट्रांसलेटर होता है, या उसको आप कह सकते हैं उसका नाम पाइथन ही होता है। पाइथन के कंपाइलर का नाम पाइथन ही है, पाइथन ही है, इसी तरह समझ लो। ठीक है? अब आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, इंट्रोडक्शन ले लें ताकि आपको चीज समझ आ जाए। अच्छा जी, पाइथन क्या है जी? पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट वाज क्रिएटेड बाय वॉन रोसमन वॉन रोसम एंड रिलीज इन 1991। 1991 में ये जो वॉन रोसम था, इसने ये लैंग्वेज बनाई, डेवलप की। ये एक साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिसने ये लैंग्वेज बनाई। और बनाने के बाद एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज बनाई कि जो इंसान आसानी से समझ सके, उससे अपने जो भी काम लेना चाह रहे हैं, वो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज के थ्रू। क्योंकि कंप्यूटर को बात समझाने के लिए इंसान को कोई अपने जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे इंसान जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं ना, इस तरह की कोई लैंग्वेज है, उसको कोई दूसरा बंदा ट्रांसलेटर बैठा हो, वो ट्रांसलेट करके, जैसे कंपाइलर जिसको कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करके दे दे। ठीक है? अब ये जो पाइथन लैंग्वेज बनाई गई, ये दुनिया में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, सवाल ये। अब हर जगह आप जाएं तो पाइथन पाइथन, हर बंदा बोल रहा है यार पाइथन सिखा दो, पाइथन करा दो, पाइथन आ जाए। उसकी वजह क्या है? रीजन क्या है उसकी? रीजन ये। सर जी जी। सर वो हेलो। कह रहे हैं कि आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही पाइथन की, अगर है तो शो कर दे। ये पाइथन की, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी, सही कह रहे हैं, मैं दोबारा से कर देता हूँ। अभी देखें, शो हो रही है? यस, अभी हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये पाइथन है क्या? ये वैन वैन रोसमन ने वैन रोसम ने बनाई थी 1991 के अंदर। ये लैंग्वेज का पहला वर्जन रिलीज किया गया। अब हम हर जगह देखते हैं पाइथन पाइथन हो रहा है, तो इससे क्या वजह, इंसान क्यों इसके पीछे पड़ गए? रीजन ये है, सबसे बड़ी रीजन इसकी नीचे लिखी हुई है, कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर, इसके अंदर इतना काम हुआ है पाइथन के अंदर। और चूंकि ये इतनी आसान लैंग्वेज है कि जिसको सीखना बहुत आसान है, इसलिए जब भी कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर साइंस को पढ़ाया जाता है, तो जो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज सिखाई जाती है वो पाइथन होती है, ताकि आसानी से बच्चे समझ लें
और उनको ये चीज समझ आ जाए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और कंप्यूटर सिस्टम्स को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है वाया हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, और उससे क्या काम हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, इससे क्या क्या काम किए जा सकते हैं। नंबर वन, इससे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नंबर टू ये कि इसमें आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एचआर का सिस्टम बना सकते हैं, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम बना सकते हैं। ये जो आपके पास बड़े बड़े आप देखते हैं अपने जो स्टोर्स पे जाते हैं, ये जो इम्तियाज हो गया या ये नाहिद हो गया या और बहुत सारे हैं, तो उनपे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर उस पे कैश काउंटर पे लगे हुए होते हैं, वो वहां पर इन्वेंट्री मैनेज करके चेकआउट करके आपको देखते हैं। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं पाइथन में। इसके अलावा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बहुत समझ लें कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम पाइथन को यूज करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपने किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अगर आपने किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेट से आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, भाई बच्चे भी हमारे कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वो सारी चीजें कर रहे हैं, इंटर के बैठे हुए भी जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट के हैं। तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे काम इसमें हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के काम हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, और भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, उसमें पाइथन के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज बना के दी गई है, पूरी पूरी लाइब्रेरीज बना के दी है। आपने जस्ट उन फंक्शंस को यूज करना है। मिसाल के तौर पे आपने डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट, आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान है पाइथन के अंदर ये काम करना। ठीक है, आप उसका नम पाई का फीचर यूज करें, उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, नम पाई की, न्यूमेरिकल पाइथन कहती है, नम पाई का मतलब न्यूमेरिकल पाइथन होता है, उसको इंपोर्ट करें और उससे आप दो मैट्रिसेस को इनपुट लेके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पाइथन के अंदर क्योंकि काम इतना हुआ है, वजह यह है कि पाइथन को लिए एक और वर्ड यूज होता है, इसको कहते हैं पाइथन, सॉरी, पाइथन इज फॉर एवरीवन। जब हम एवरीवन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पाइथन पे हर तरह के इंसान, हर कैटेगरी का बंदा काम कर रहा है। इस पे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, इस पे इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर टीचर्स भी काम कर रहे हैं, इस पर बच्चे भी काम कर रहे हैं, इसमें घर में खवातीन भी काम कर रही हैं, इसमें जेंट्स भी काम कर रहे हैं, इसमें इस दुनिया में रहने वाला हर शख्स, हर कैटेगरी का बंदा काम कर रहा है पाइथन। तो जब हर कैटेगरी का, हर डोमेन का, हर एरिया का बंदा इस पाइथन पे काम कर रहा है, तो वो तो इसका मतलब है पाइथन ने फिर हर एरिया, हर डोमेन और हर हर तरह के लोगों के लिए सॉल्यूशंस बनाए, हर तरह के लोगों को फैसिलिटेट किया ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स पाइथन में लैंग्वेज में कोड करके, प्रोग्राम करके सॉल्व कर सके। इसलिए इसकी जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, वो इतने ज्यादा हैं जो हर कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, जो भी एरियाज ऑफ कंप्यूटेशन है उनको पूरे करते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी पाइथन में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग यानी सॉकेट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोई क्लाइंट सर्वर यानी कोई चैट बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, लाइक जैसे कि चैटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, लाइक आपका व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, लाइक स्काइप हो गया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, इस तरह के कोई कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी बना सकते हैं पाइथन। आप अगर कोई गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, गेमिंग में, और आप गेम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप पाइथन में बिल्कुल मौजूद है, पूरी पूरी चीजें मौजूद है जिसमें आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये इंपॉर्टेंस पहले दिन पता चल जाए कि पाइथन को सीखने का फायदा क्या होगा। अगर मैं ये चीजें ना बताऊं, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू कर दूं ना, शायद आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, फिर आपको इतनी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चला, बोलेंगे यार ऐसे ही ये भी जस्ट लाइक लैंग्वेज है जैसे। ये बताना बहुत जरूरी है ताकि आप इसको इस तरह सही से कीजिएगा और उस इंटरेस्ट से कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें मशीन लर्निंग, स्पेशली मशीन लर्निंग, तो आपको पता है कि आजकल की मोस्ट डिमांडिंग जो वो चीज है कि जी मशीन लर्निंग आनी चाहिए, मशीन कैसे लर्न करती है ये पता होना चाहिए, कि उसके एल्गोरिथम्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है कि वो लोग जिनको एआई का पता है और जिनको एआई का नहीं पता। तो एआई को सपोर्ट करती है पाइथन। पाइथन के अंदर इतनी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिसके अंदर आप फाउंडेशनल मॉडल बना सकते हैं, एआई के मॉडल्स बना सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेन करके उनसे डिसीजन ले सकते हैं, उनको ऑटोमेटिक रोबोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपने एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम आप पाइथन में कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन डेटा साइंसेस और डेटा एनालिटिक्स में यूज होती है। आप ये देखें, गूगल है, फेसबुक है,
नेटफ्लिक्स है, ये इतने बड़े जाइंट हैं कि इनके पास जो डाटा पूरी दुनिया का आ रहा है, तो इनके पास तो इसका मतलब है कोई स्पेशलाइज्ड टूल होंगे, कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होंगे ऐसे कि जिनसे ये पूरा डेटा एनालाइज करते होंगे। ये डेटा क्या एनालाइज करते होंगे? हाँ जी, पाकिस्तान से कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, किस एज ग्रुप की आई हैं, कौन से एज ग्रुप के लोगों ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, किस आइटम को सबसे ज्यादा पसंद किया है। इससे ये अपने मार्केटिंग ट्रेंड्स निकालते हैं जिनको ये दुनिया में सेल करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आपका डेटा सेल करके गूगल कहां से कहां पहुंच गया यार। 300 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है, पर ईयर रेवेन्यू 300 बिलियन डॉलर का है, 300 बिलियन डॉलर। और क्या कर रहा है? आपके डेटा को मैनेज करके और दुनिया को सेल कर रहा है। आप ही का डेटा है। आप जब फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, मुझे ये बताएं, वहां पे डेटा किसका रखते हैं? अपनी फैमिली की पिक्चर्स रख रहे हैं, अपने कहीं मॉल में गए में घूमने बोल रख रहे हैं, अपने दोस्तों की को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ये किसका डेटा है? ये गूगल का या फेसबुक का डेटा है? ये आपका ही डेटा है ना जो आप रख रहे हो, आप खुद उसको ग्रो करवा रहे हो ना। तो उसी डेटा को एनालाइज करके और उस डेटा को सेल की जाती है। इसको कहते हैं डेटा वैल्यूएशन। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या होती है कि हाँ यार, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी वर्थ 1 करोड़ है। ये कैसे निकालते हैं? जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि यार, क्योंकि ये डिफेंस में है, इसके करीब मॉल्स हैं, इसके करीब हॉस्पिटल्स हैं, तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से डेटा की वैल्यूएशन होती है। डेटा की वैल्यू निकाली जाती है कि इस डेटा की वर्थ कितनी है। भाई ये मिलियंस डॉलर का डेटा है, ये बिलियंस डॉलर का डेटा है, इसमें वो सीक्रेट्स मौजूद हैं जो मैं आज जाकर अपनी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को, शान मसाले वाले को बता दूं, तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट बना सकता है कि जो पूरी दुनिया में छा जाएगा फौरन। समझ रहे हैं डेटा की वैल्यू को? ये डेटा की वैल्यू। जो डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, वो पागल नहीं है, क्या कहते हैं, मार्क जुकरबर्ग, कि उसने पीएचडी डेटा डेटा साइंटिस्ट रखे हुए हैं सारे, जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उसको इतना सारा चीजें एनालाइज करके दे रहे हैं। वो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बना के दे रहे हैं। वजह क्या है कि वो प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट हैं, वो पीएचडी हैं, डॉक्टर्स हैं यार, उन्होंने रिसर्च करके वो खत्म हो गए इस चीज के अंदर। ठीक है? तो ये चीज समझने की है कि डेटा की वैल्यूएशन को समझे। तो हमारे पाइथन के अंदर हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा साइंस, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, उनका प्राइमरी टूल होता है पाइथन। पाइथन आनी लाजमी है इसके लिए, अगर आप, वरना आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। फिर आप ये देखें कि कल्चर चल पड़ा आईओटी डिवाइसेस का। अब जगह जगह पर, खैर हमारे मुल्क में तो इतना नहीं है शायद, लेकिन फिर भी कुछ सोफिस्टिकेटेड प्लेसेस हमारे मुल्क में भी ऐसी हैं, जैसे कि स्मार्ट कैमरे लगे हैं। आप ये देखें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, वहां पर स्ट्रीट वाइज कैमरे लगे हैं कि भाई पूरी सोसाइटी की मॉनिटरिंग हो रही है एक सेंट्रल लोकेशन से, सिक्योरिटी रूम से जाकर। ठीक है? तो वो जो आईओटी, ये आईओटी डिवाइसेस कहलाती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उनको आईपी एलोकेट हुआ होता है और जिससे वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसकी, और रिकॉर्ड करके उस आईपी पे सेंड कर रहे होते हैं। रेस्पबेरी पाई जो एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, उनके थ्रू वो सब पाइथन के अंदर उनकी प्रोग्राम्स मौजूद हैं, लाइब्रेरीज मौजूद है, जिनको आप यूज करके आईओटी डिवाइसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं, रेस्पबेरी पाई को प्रोग्राम कर सकते हैं। रेस्पबेरी पाई एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप अपना छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा के उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, और उससे कोई भी टास्क, सिंगल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट से अगर आप अपने घर की मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, लेट से अपने जो मोटर्स हैं वाटर की, उनको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, अपनी होम ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, लेट से प्लांट्स की मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, कि उसमें आप प्लांट में एक सेंसर लगा दें जो ये मॉनिटर कर ले कि कितना परसेंट प्लांट हाइड्रेट है और कितना परसेंट नहीं है, और उसके बाद आपकी रेस्पबेरी की डिवाइस होगी जो सेंसर के साथ उसके साथ अटैच होगी, और वो डिसीजन लेके आपकी उसको हाइड्रेट कर देगी, उसको किसी भी तरीके से पानी पहुंचा देगी। कहने का मकसद ये कि ये सारी ऑटोमेशन हो सकती है। कोई और भी काम करना चाहते हैं, कोई F-16 बनाना चाहते हैं, कोई F-25 बनाना चाहते हैं जहाज, वो सब में ये रेस्पबेरी पाई, ये आईओटी डिवाइसेस इस तरह का काम हो रहा होता है। ठीक है? वो सारे काम पाइथन के अंदर हो सकते हैं। फिर ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होती है, कि आप अगर क्लाउड के ऊपर हैं और आपके प्रोग्राम्स, आप चाह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम, आपकी मशीन जितनी भी हैं, वो ऑन प्रेम से उठ के आपके प्राइमरी सिस्टम जहां पे पड़े हैं आपके घर पे, और एक क्लाउड पे सर्वर पड़ा हुआ, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं, कोई डेटा की प्रोसेसिंग कराना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बिग डेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिग डेटा का, कि बिग डेटा की एनालिटिक्स और बिग डेटा के प्रॉब्लम्स को जितना अच्छा पाइथन ने सॉल्व किया है ना, और जितनी लाइब्रेरीज पाइथन ने दी हैं, वो और किसी लैंग्वेज में नहीं है भाई। हाई लेवल लैंग्वेजेस और भी हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस खत्म हो गई पाइथन के बाद, नहीं भाई, जावा भी है हाई लेवल लैंग्वेज, सी शार्प भी है, डॉट नेट भी है, और आपके पास सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, ये भी सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन उनकी लाइब्रेरीज इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस, डोमेन पर्पस जो है ना, स्पेसिफिक है, कि वो एक स्पेसिफिक डोमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं।
लेकिन पाइथन जैसी जनरल पर्पस नहीं है जितनी ज्यादा जनरल पर्पस पाइथन है। तो हमारा टारगेट क्या है कि जी बिग डेटा की जैसे टेक्नोलॉजीज में हम जब जब भी हम बिग डेटा का बात करें ना, ये चार कंपनीज अपने जहन में ले आया करें। नंबर 1 गूगल, नंबर 2 फेसबुक, नंबर 3 अमेजोन, और नंबर 4 नेटफ्लिक्स। इसको फैंग कहा जाता है, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए आपका अगर आप काम कर रहे हैं एज अ बिग डेटा इंजीनियर, या आप एक अच्छे बिग डेटा के प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, या अगर आप वैसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे बनना चाहते हैं, और तो आपका टारगेट ये कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपनीज आपका टारगेट होनी चाहिए कि आपने अपनी तैयारी, अपनी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की करनी है कि यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर आप जॉब की सर्विसेज या अपना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज को ज्वाइन कर सके। यहाँ पे काम हो रहा है बिग डेटा के ऊपर। जाहिर है गूगल पे तो पेटाबाइट्स में डेटा आ रहा है डेली बेसिस पे, फेसबुक में और गूगल में। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसमें उतने ही एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, और वो किस में लिखे जाते हैं? वो पाइथन में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है पाइथन की। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई पाइथन में आज मैं इसमें पाइथन से ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, व्हाट पाइथन कैन डू, ये सब मैं चीजें आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं कि वाई पाइथन, कि पाइथन को हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडोज पे भी वर्क करती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करती है, मैक पे भी करती है, रेस्पबेरी पाई पे भी पाइथन चल जाती है। इसके अलावा पाइथन का सिंटैक्स याद करना, उसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। फिर ये है कि भाई पाइथन है सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखें कि आप अगर किसी और हाई लेवल लैंग्वेज में काम करें ना, तो वहां पे आपको शायद थाउजेंड्स ऑफ लाइन या हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। पाइथन में वो काम शायद 2 से 3 लाइंस में हो जाता है। इतना एफिशिएंट, इतनी ज्यादा इसमें ऑटोमेशन है पाइथन में, और इतना कॉन्साइज कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाइथन को यूज करने का। दूसरा ये है कि पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसमें कोड, ये मैं बताऊंगा कि कैसे इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी ये सिर्फ समझ लें कि जी ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये ट्रांसलेट होती है पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में। कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर होता है जो इसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज। फिर ये है कि पाइथन में 3 टाइप की प्रोग्रामिंग हो सकती है, 2 टाइप की प्रोग्रामिंग हो सकती है। इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, या जिसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। तो ये 2 प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं, ये 2 प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं जिनके ऊपर लैंग्वेजेस को बिल्ड किया जाता है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज होगी ना, तो या तो वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी, या फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी, या अब जो नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी भी डिजाइन हो रही हैं, जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है, या C# है, ये सब की सब प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की या फंक्शनल प्रोग्रामिंग की सपोर्ट भी देते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है जो आप टाइप स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं, आप फंक्शन बना रहे होते हैं ना। टाइप स्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, नेक्स्ट.js में आप क्या काम कर रहे हैं? फंक्शन ही तो बना रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो उसको यूज कर रहे हैं। तो जो टाइप स्क्रिप्ट है, जो आपके पास नेक्स्ट.js है, वो सब क्या है? वो सब फंक्शनल प्रोग्रामिंग है जो आप कर रहे हैं, फंक्शंस बना रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, C#, जावा, ये क्या है? इनके अंदर भी ये फंक्शंस आप बना सकते हैं, जस्ट लाइक टाइप स्क्रिप्ट, जस्ट लाइक नेक्स्ट.js, और उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, पाइथन में पढ़ेंगे ये भी चीज। ठीक है, तो अभी आप यही समझ लें कि इसमें आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं पाइथन में, जस्ट लाइक टाइप स्क्रिप्ट, जस्ट लाइक नेक्स्ट.js, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पाइथन के आईडी, जाहिर है हमने ये सीखा है कि भाई कोई भी लैंग्वेज को जब हम उसका प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो उसका एक आईडी होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर उस लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है। तो पाइथन का जो सबसे ज्यादा आईडी यूज होता है उसको कहते हैं पाइचार्म। ठीक है, पाइचार्म को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेटबीन्स भी है, इक्लिप्स भी है, लेकिन हम पाइचार्म को यूज करेंगे। लेकिन हम पाइचार्म को आईडी को इस वक्त यूज नहीं करेंगे। पहली चीज, हम थोड़ी पहले अपनी फाउंडेशन बनाएंगे, बेस बनाएंगे, और उसके बाद जाकर हम पाइचार्म पे आएंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक ऑनलाइन आईडी भी है, इसको ऑनलाइन एडिटर भी कह सकते हैं, या ऑनलाइन आईडी भी है पाइथन का, जिसको हम रेपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपलेट। हम इसको यूज करेंगे इनिशियल अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए, एटलीस्ट हम लूप्स तक आ जाएं, कि पहले हम इनपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे,
फिर उसमें हम डिसीजन स्ट्रक्चर देखेंगे कि लैंग्वेज में कैसे बनते हैं, फिर उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसके अंदर लूपिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग्स को कैसे यूज किया जाता है, डेटा टाइप्स को कैसे यूज किया जाता है। जब ये हमारी एक बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर प्रॉपर आईडी पे आ जाएंगे। तो अभी क्योंकि मुझे फाउंडेशन बिल्ड करनी है और बच्चे मेरे पास इंटरमीडिएट और मैट्रिक के हैं, तो उनको मैं, या ग्रेजुएशन और मास्टर्स के भी हैं लेकिन नॉन आईटी बैकग्राउंड से बच्चे ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं इस वक्त ऑनलाइन एडिटर को यूज करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो आसानी से, कोई कॉन्फ़िगरेशन के आपके पास इशू ना आए, किसी किस्म का कोई आईडी आपको इंस्टॉल ना करना पड़े अपने कंप्यूटर पे, बस आप एक यूआरएल एक्सेस करेंगे और आपका काम हो जाएगा, आपको आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों को करना। तो मैं फिर रेपलेट को करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को सबको? अभी तक अगर किसी का सवाल है तो मैडम पूछ लें, कोई पूछना चाहता है सवाल? जी सर, मैं देती हूँ। और जो समझ में आया ये भी पूछ लें कि समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है, ये थोड़ा सा बता दें, समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है, ताकि फिर उस हिसाब से मैं अपनी चीजें चेंज करूं। और हाँ भाई बताइए, सब स्टूडेंट्स भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या बहुत अच्छा आ रहा है? जी आ रहा है, क्लियर है सर। सही सही, गुड गुड, नो इशू। यस यस, गुड। भाई इंस्टॉलेशन को भूल जाएं, अभी कोई इंस्टॉलेशन किसी किस्म की करनी ही नहीं है, कोई नहीं करनी। जब करनी होगी मैं खुद समझाऊंगा, बाकायदा वीडियो बना के आपको यहाँ से आपके साथ लाइव इंस्टॉलेशन करूंगा। अभी कुछ नहीं करना इंस्टॉल, सही है? अपने आप को बिल्कुल मेंटली फील, बिल्कुल इजी फील करें एकदम। अब हम सबसे पहले आ गए रेपलेट पे, ये नोट कर लें, ये यूआरएल रेपलेट, ये नजर आ रहा है, रेपलेट पे आ गए। रेपलेट क्या है? ये आपका एक ऑनलाइन, इसको इस तरह समझ लें कि ऑनलाइन पाइथन की डेवलपमेंट के लिए, ऑनलाइन नेक्स्ट.जेएस की डेवलपमेंट के लिए, ऑनलाइन जावा की डेवलपमेंट के लिए, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको कोई, और आप अपने दूसरे शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा कोलैबोरेटिव टीम में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको आप अपने इस रेपलेट में इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट भेजें, जिस तरह जूम पे इनवाइट भेजते हैं, तो वो इनवाइट होकर दोनों मिलकर कोडिंग कर सकते हैं, और यहीं पे आपको उसके रिजल्ट भी शो करेगा। ठीक है, तो हम फिर रेपलेट की तरफ जा रहे हैं, हम आ गए रेपलेट की तरफ, लॉग इन करते हैं सबसे पहले इसमें, यहाँ पे लॉग इन पे आएंगे। अच्छा भाई, सर जब एक हम लॉग इन पे सवाल आएंगे आया। तो, हाँ हाँ पूछें पूछें। सर वो कह रहे हैं कि हम तो फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे, ये पाइथन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ये किसने पूछा सवाल? मेरे दोस्त ने। मोहम्मद यूसुफ बहुत ने अच्छा, पूछा। बहुत अच्छा पूछा यूसुफ भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और सर एक मैं रेपलेट डाउट दोबारा, का हाँ जायका देखें, है कि रेपलेट को दोबारा देखें, एक्सप्लेन कर दे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली पहले मैं मोहम्मद यूसुफ का जवाब देता हूँ। देखें यूसुफ, हमने एक चीज पहली क्लास में मैंने ये बताई थी कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ दुनिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज को, एमआईटी को और स्टैनफोर्ड को और हार्वर्ड को, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने एक आउटलाइन दी है कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स। उन फंडामेंटल्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स में ये लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना है, सीपीयू, मेमोरी, रैम, और इसके अलावा मैंने वीडियोस भी शेयर कराई हैं सर मेलन की, जो कि हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, और जिसमें पहले कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, रैम, तो फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बताना है कि ये बनाया क्यों गया है, कंप्यूटेशंस के थ्रू समझाना है ना। अब कंप्यूटेशंस में कैसे बताऊंगा मैं, कंप्यूटर्स को कैसे कमांड दूंगा, यूसुफ आप ये बताएं। मैं प्रोग्राम के थ्रू कमांड दूंगा ना, मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो कमांड दूंगा ना यूजर कंप्यूटर को, और मेरे प्रोग्राम्स को समझ के कंप्यूटर वो सारे काम करेगा जो मैंने थ्योरेटिकली बताए हैं कि सीपीयू में ये होगा। आप एडिशन लिखेंगे ना, A+B किस में लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखेंगे ना, या A+B कहाँ पे लिखेंगे बताएं? आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखेंगे ना। अगर आपने इफ का चेक लगाना है, A greater than B हो और C greater than E हो, ये कहाँ लिखेंगे? आप कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखेंगे ना। तो ये चीज होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को पढ़ाने की। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसलिए पढ़ाई जाती है, और जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल्स में, तो ये सिलेक्ट करना कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाए, कौन सी लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, C# भी है, हाँ। आपके पास जावा भी है, बहुत सारी हैं। तो फिर हमने फिर क्या सिलेक्ट किया कि जी हम पाइथन पढ़ाएं,
क्योंकि पाइथन आसान लैंग्वेज है, हर कोई इंसान समझ सकता है। मैंने आपको पहले सबसे इस क्लास के उसमें बताया कि पाइथन इज फॉर एवरीवन। तो उन्होंने ये लैंग्वेज इतनी आसान इसलिए बनाई कि हर कोई आसानी से इसको समझ सके, ताकि मैक्सिमम इंसान अपने प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू सॉल्व कर सकें, इसलिए इसको इतना आसान बनाया। सर एक भाई और बिल्कुल स्पाइडर, भाई हाँ ये अबीरा कह रही है स्पाइडर भी है भाई, हाँ बहुत सारे हैं। मैं स्पाइडर को छोड़े, सैकड़ों आपके पास आईडी ही है। मैं अभी कोई आईडी यूज नहीं करा रहा, प्लीज, मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। मैं ऑनलाइन आईडी यूज कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहेगा। आप अपना लैपटॉप आपका टूट भी जाए, खराब भी हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम तबाह भी हो जाए, आपका प्रोग्राम ऑनलाइन महफूज रहेगा। और यहाँ से आप किसी भी कंपनी को, किसी भी अपने क्लाइंट को, किसी भी अपने कस्टमर को शेयर भी कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सर कोई बिल्कुल कर पूछ रहा है सकते हैं, कि पाइथन के साथ कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हमने कंसिडर करके पाइथन को सिलेक्ट किया है। सब कुछ कर सकते हैं आप पाइथन के साथ, सारे वो काम आप जो दुनिया में करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। सही है, सिर्फ इस चीज को माइंड में रखें कि कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाया क्यों गया है, ताकि उस पे कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस, उसके साथ ह्यूमन अपने टास्क को परफॉर्म करा सकें। और ह्यूमन अपने टास्क कैसे परफॉर्म कराता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू परफॉर्म कराता है। वो प्रोग्राम डेवलप करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को समझता है, और प्रोग्राम वो बनाता है किसमें? वो लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में नहीं बनाता, वो हाई लेवल लैंग्वेज बनाता है। तो हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिट है ये। ठीक है, सर काशिफ तो हुसैन हम का यहाँ पे, क्वेश्चन है जी जी बोलिए। जी 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 काशिफ, जी जी काशिफ बोलिए, काशिफ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, जी अच्छा जी सर, काशिफ। मुझे थोड़ा सा ये आपसे पूछना था। देखिए बेसिकली ना मैंने मैट्रिक किया था 2012 में। तो इतनी अच्छा, मैथमेटिक्स मुझे आती नहीं है। तो क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? और मैं गवर्नर हाउस के क्लासेस तो अटेंड कर रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है कुछ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करके कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। तो क्या ये साथ में कंटिन्यू कर सकता हूँ? मेरी समझ में आ जाएगी ये चीज़ भी? थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दें। बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप देखिए, अभी आप मुझे आगे तो पढ़ने दें, जब आपको समझ में नहीं आया ना, आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको ऐसी समझ में आएगी कि आप याद करेंगे। सही है, ठीक ठीक है सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सही है। ठीक है भाइयों, ये मैं रेपलेट में आ गया। जैसे ही आप रेपलेट में अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड आपने गूगल पे बनाया होगा ना, अपने सबने जीमेल पे अकाउंट बनाए हुए हैं, किसी ने हॉटमेल पे बनाया हुआ है, किसी ने कहीं बनाया हुआ है। तो बस वो आपने लॉग इन करना है उससे, आईडी से। और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि आप लोग क्या यूज करना चाहते हैं इसको, फॉर पर्सनल यूज के लिए। आपसे पूछेगा वेलकम टू रेपलेट, और उसके बाद बोलेगा वेयर डू यू वांट टू प्लान टू यूज रेपलेट। आपने बोलना है फॉर पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, हाउ मच सॉफ्टवेयर क्रिएशन एक्सपीरियंस डू यू हैव? तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी आपका, आप कितने एक्सपर्ट हैं? जी मैं बिगनर हूं सर। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, स्टार्ट बिल्डिंग का बटन प्रेस करूंगा। उसके बाद अब वो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपने किस टाइप के सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है। पाइथन बेस्ड सॉफ्टवेयर को करना है, नोड जेएस के करना है, नेक्स्ट जेएस के करना है, एचटीएमएल सीएसएस को करना है, क्या करना है आपने? आपने बोला जी मैंने, या पाइथन डिस्कॉर्ड, क्या क्या करना है? आपने बोला जी मैं पाइथन पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने पाइथन पे क्लिक किया। पाइथन पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि पाइथन की टेम्पलेट का नाम मैं क्या रखूं? आप बता दें जी, इसका नाम अभी भी पाइथन रखें। ठीक है, पाइथन टेस्ट रख लेना। ठीक है, या चले पाइथन ही रहने दें, कोई मसला नहीं, पाइथन रहने दें। ठीक है, और उसके बाद आप ये लिखेंगे यूज टेम्पलेट। यूज टेम्पलेट किया। अब रेपलेट क्या कर रहा है, आपका आईडी इन्वायरमेंट सेट कर रहा है। आपको ये बताएं, इसको सेट करने के लिए कोई कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ा हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ी हो, कोई ऐसी चीज करनी पड़ी हो जो आपको प्रॉब्लम करती हो, आपका कंप्यूटर सपोर्ट ना करता हो उस चीज को, आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी भाई। आप मोबाइल में भी काम कर सकते हो उसको करके। ये कराने का मकसद ही ये है कि इतना आसान करके आपको समझाएंगे, आपको समझ आ जाए चीजें। ठीक है, तो हम आ गए, और हमारे पास ये फाइल बनी हुई है पहली, मेन डॉट पी वाई। देखिए पाइथन की फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पी वाई। ठीक है, जैसे आपके पास टाइप स्क्रिप्ट की फाइलें होती है ना, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? क्या होता है? टीएस होता है। फिर टीएस को कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइल होकर बन जाता है आपका जेएस, फिर जेएस को रन करते हैं नोड से। ठीक है, इस तरह से पाइथन में जो फाइल होती है, जो फाइल बनाएंगे जिसमें आप सोर्स कोड लिखेंगे, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट पी वाई। ये नोट कर लें कहीं पर अगर नोट करना चाहें। तो आज हम पहला प्रोग्राम पाइथन का लिख रहे हैं। तो पाइथन में हम पहला प्रोग्राम ये लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि ये आउटपुट स्टेटमेंट है। यानी अगर हमने कोई भी
चीज पाइथन में स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, मॉनिटर पे प्रिंट करनी है, उसके डिस्प्ले को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट। क्या यूज करते हैं? प्रिंट। प्रिंट यूज करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे और उसमें हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ऑफ टेकवर्स 51। ये मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखा, हेलो वर्ल्ड ऑफ टेकवर्स 51, और उसके बाद यहां पर ये देखें रन का बटन है ना रन का, इसको मैंने करने के बाद ये रन का बटन प्रेस कर दिया। अब ये मेरा प्रोग्राम रन होगा और ये मेरे पास आउटपुट आ गई। ये देखें आउटपुट आ गई ना, हेलो वर्ल्ड ऑफ टेकवर्स, यही मैंने लिखा है ना, हेलो वर्ल्ड ऑफ टेकवर्स 51, ये प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरी आउटपुट स्टेटमेंट है। जो प्रिंट की कमांड है वो क्या करती है? वो एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर सकती है स्क्रीन के ऊपर। तो जब भी आपने पाइथन के अंदर ये आपने पहला प्रोग्राम बना लिया है, स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, जैसे कि आप टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में ये लिखते हैं ना कंसोल डॉट लॉग, और वो पूरा फिर जाके लिखते हैं जी हेलो वर्ल्ड और जो भी कुछ है वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है ना, कंसोल पे प्रिंट करता है। तो इस पे कंसोल पे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट। एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखें, लिखें आई एम अ पाइथन प्रोग्रामर। वाह यार बड़ा एफिशिएंट है। आगे खुद ही इंटेलिजेंस देखें कितनी जबरदस्त है इसकी, खुद ही आपको आइडिया दे रहा है कि ये कर लें ये कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, इसको क्या किया, यहाँ पे रन का बटन प्रेस किया तो ये प्रिंट हो गया। इसका मतलब है प्रिंट की स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, जो भी टेक्स्ट आप प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे कंसोल पे वो प्रिंट हो रहा है, और एक लाइन छोड़ के प्रिंट हो रहा है, यानी नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। अब मैं अगर दूसरी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये सेकंड लाइन, फिर रन करें, ठीक है, तो ये रन होता चला जाएगा। तो रेपलेट का फायदा क्या हुआ? रेपलेट का फायदा आपको ये हुआ मेरे भाई कि आपको कोई इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है अपने सिस्टम पे। अभी हम रेपलेट पे ही काम करेंगे जब तक कि हमारी पाइथन की फाउंडेशन नहीं बिल्ड हो जाती। एक दफा जब हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो गई पाइथन की, तो फिर हम जाएंगे आईडीई की तरफ, ठीक है। अभी हम कहीं नहीं जा रहे, अभी हम यहीं पे काम करेंगे तकरीबन एटलीस्ट लूप्स तक, लूप्स एंड फंक्शन तक। लूप्स एंड फंक्शन तक मैं सारा काम ये करा दूं आपको यहाँ पर। उसके बाद जब हम एक इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर बन जाएंगे, बिगिनर से हमारा लेवल हाई हो जाएगा और हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे आईडी की तरफ, क्योंकि हमें चीजें भी पता चल जाएंगी ना क्या है क्या नहीं है और करना, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाएगी। सेकंड ये है फायदा इसको रेपलेट को करने का कि यहाँ पर आप अपने किसी भी दोस्त को इनवाइट कर सकते हैं, प्रोग्रामर को, उसको यहाँ से आप भेजें, उसका ईमेल एड्रेस टाइप करें, भेजें, उसके बाद रिक्वेस्ट चली जाएगी कि वो आपके आईडी को ज्वाइन कर ले यहाँ से, ठीक है। और वो ज्वाइन करके आप दोनों पेयर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं पीयर प्रोग्रामिंग। क्या होती है यार, बताते हैं आपको। दुनिया में मेरे दोस्त इस तरह से काम होता है, पीयर प्रोग्रामिंग होती है। वहां पे ऐसे थोड़ी होता है सर वो मेरे को ईमेल सेंड कर दें और फिर मैं आ जाऊँ, भाई लाइव आ जाते हैं, इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं प्रोग्रामर, कोलैबोरेशन करते हैं, एक साथ आते हैं, मिलके काम करते हैं, कहीं लॉजिक में कोई फंस रहा होता है उसको हेल्प आउट करते हैं इस तरह से आकर, ताकि क्विकली चीजें हो, फास्टली हो, ठीक है। पीयर प्रोग्रामिंग कहलाती है, यानी कि पीयर्स आपस में मिलकर काम करते हैं, दोस्त आपस में मिलकर करते हैं। आप इसको पीयर से आप कह लें फ्रेंड प्रोग्रामिंग कर लें, आज अपना अपना नाम ले लें, फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। एनीवे तो इसको मैं डबल क्लिक, इसको मैंने किया और इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूं, तो ये मेरी थर्ड लाइन भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है तरीकेकार कि जिसको यूज करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। रेपलेट को आप सिंपली जाइएगा, कुछ नहीं, जीमेल के अकाउंट से लॉगिन कीजिएगा, replit.com पे जाइएगा, वहां पर खुद ही वो आपको लेके जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ये सारे वीडियो के अंदर भी रिकॉर्ड हो गए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो ये नोट भी कर ले, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट नोट कर लें। अच्छा, अब ये बताएं कि जब मैं ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। ये तो मैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ प्रोग्राम, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रोग्राम आपको समझ में आएगा वो तो मशीन लेवल में समझ में आएगा। ये मैंने अभी यही बताया ना कि ये तो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर, तो ये फिर मेरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कैसे समझ रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं रन का बटन प्रेस करता हूं तो यकीनन इसके बिटवीन कोई ना कोई एक और इंटरफेस, कोई ना कोई एक ट्रांसलेटर, कोई ना कोई एक कंपाइलर चलता होगा प्रोग्राम, जो मेरे इस हाई लेवल प्रोग्राम को जो मैंने पाइथन में लिखा हुआ है कन्वर्ट करता होगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में।
और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर सिस्टम को समझाता होगा कि ये काम करना है तो वो ये काम कर रहा है, ठीक है। और अभी मैं जो स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ वो कौन सी है, आउटपुट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी आउटपुट स्टेटमेंट है ये किससे बात कर रही होगी, आउटपुट डिवाइस से। अभी समझ में आया कि आउटपुट डिवाइस से बात कैसे करनी है। हमने कंप्यूटर सिस्टम में ये पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइसेस से कैसे बात करनी है। हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ी थी कि जी कौन कौन सी क्या होता, आर्किटेक्चर में होता क्या है, ये पढ़ी थी ना हमने। ये सारी क्या है, डिवाइसेस थी, हार्डवेयर थे कनेक्ट हुए हुए। इसमें जो मॉनिटर था वो कौन सी डिवाइस थी, वो आउटपुट डिवाइस थी। तो आउटपुट डिवाइस से इसका मतलब पता ये चला कि जब हमें आउटपुट डिवाइस से बात करनी होगी, आउटपुट डिवाइस से बात करनी होगी, तो हम कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे उस लैंग्वेज की। अब कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, जावा हो, सी शार्प हो, नेक्स्ट जेएस हो, रिएक्ट जेएस हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, जब भी उस लैंग्वेज में आउटपुट डिवाइस से बात करनी होगी तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे उस लैंग्वेज की। आप ये बोलेंगे सर ये बताएं कि इस लैंग्वेज में आउटपुट डिवाइस पे डेटा को भेजने की कौन सी स्टेटमेंट है। तो फिर आपको टीचर बताएगा कि जी इस पे अगर आप आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे डेटा भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग को यूज कर लें अगर टाइप स्क्रिप्ट है। पाइथन है तो यूज कर लें जी प्रिंट एफ को यूज, सॉरी प्रिंट को यूज कर लें। तो ये इस तरह से समझ आती है सीपीयू को कि हाँ यार आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर है, उस पर मुझे स्टेटमेंट भेजनी है, ठीक है। तो अब हम अपने इसको यहीं पे क्लोज करते हैं चीजों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर आगे लेके चलेंगे पाइथन और कंप्यूटर साइंसेस को, और दोनों को साथ मिक्स करके देख रहे होंगे। हम पाइथन में प्रोग्राम भी बना रहे होंगे और उसको मैप कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर साइंसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ताकि हमारी चीजें और क्लैरिटी के साथ होना शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पाइथन करेंगे और बस आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, सिस्टम बसेस को पढ़ेंगे कि बसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर बसेस होती क्या है, वो हम चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर। जहां पर मैं आपको सबसे आखिर में लेके चलूंगा कि जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स में जो डिवाइसेस आपस में बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, वो करती हैं सिस्टम बसेस के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम बस आर्किटेक्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसको पढ़ के, ये 2-3 टॉपिक ही रह गए हमारे, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारी फुली जो है पाइथन स्टार्ट हो जाएगी। और पाइथन के अंदर ही हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का, डेटा स्ट्रक्चर का पता होना। पाइथन के अंदर ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे और साथ में उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे पाइथन के अंदर। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल साथ साथ हो रहा होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त हो जाएगा आपके माइंड के अंदर जब आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे उसी वक्त। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। तो ये चीज है, तो इसलिए पाइथन को रखा गया है। ठीक है, अब हम क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहे या बताना चाहे, कोई चीज पूछना चाहे तो पूछ लें प्लीज। सर चैट पे क्वेश्चंस हैं। सर किंजा का सवाल है कि अगर जब पाइथन नहीं, सॉरी, अंसार का सवाल है कि जब पाइथन इजी है तो टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों पढ़ा रहे हैं। थोड़ा वाह, वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अच्छा, देखें, पाइथन जो है ना वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये समझिएगा। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, उसमें और टाइप स्क्रिप्ट एक स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है, वो जनरल पर्पस नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट से सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता भाईजान। तो टाइप स्क्रिप्ट को अगर आपने कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट को, तो वो ज्यादा किस चीज को फोकस करके बनाया गया है, वेब डेवलपमेंट को फोकस करके बनाया गया है। पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपके ह्यूमन की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उसके जितने भी एरियाज आते हैं, एरियाज ऑफ लाइफ हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी पाइथन में मौजूद है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट कर सकता है, और वो आपको गेम डेवलपमेंट में सपोर्ट कर देगा थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से वो हो सकता है। जी हुजैफा कह रहे हैं एनाकोंडा वर्सेस वीएस कोड एनवायरनमेंट बना हुआ, वो भी डिलीट कर दूं या नहीं। भाई उनको डिलीट, देखें अपने सिस्टम में कुछ ना करें भाई, इसीलिए मैंने रोका है भाई। प्लीज अपने सिस्टम में कुछ डिलीट नहीं करें, कुछ इंस्टॉल नहीं करें, सिर्फ रेपलेट को यूज करें जो मैं करा रहा हूं। इसको यूज करके पहले एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, बिल्ड कर लें, फिर उसके बाद हम एक आईडी करेंगे। और कोई चीज उस जब वो आईडी भी करेंगे तो कोई चीज डिलीट नहीं करनी पड़ेगी भाई, कुछ चीज अपने सिस्टम से डिलीट मत करिएगा, ठीक है। हम आराम आराम से वो चीजें कराएंगे ताकि आप इजीली कर सकें, ठीक है। जी जी, और कोई सवाल है? ठीक है, अगर कोई और सवाल नहीं है या कुछ और
अच्छा, सर वहीद का सवाल है कि अनएडिटेड ट्यूटोरियल अपलोड करें और कौन सा अनएडिटेड? इनको अनम्यूट करें वहीद साहब को, जरा मैं पूछ लूं इनसे क्या जी मैं करती हूँ। बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यार मोहसिन, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो मैं चीज सोच रहा होता हूँ वो तुम्हारे माइंड में कैसे आती है यार? मुझे कुछ सिंक्रोनाइजेशन लग रही है, कहीं रेप्लिकेट तुमने मेरा सिस्टम तो हैक नहीं कर लिया कहीं? मुझे शक हो रहा है तुम्हारे पे अब। भाई बिल्कुल कराएंगे बायोस, आप फिक्र ना करें मोहसिन अली। ये आप देखें, ये ट्यूटोरियल है ना मेरा जो चल रहा है, जो मैं बना रहा हूँ साथ साथ, इसमें सिस्टम बस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या था? इधर आओ, आपको बता दें यार वो क्या था। वो ये था जो आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल कराएंगे बायोस, क्यों नहीं कराएंगे यार। पूरा बताएंगे आपको पोस्ट ऑपरेशन, कि पोस्ट ऑपरेशन क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, आपको पूरा साइकिल चला के बताएंगे। जब आप सिस्टम का बटन ऑन करते हैं वहां से जो काम होना शुरू होता है, और जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो जाता वहां तक पहुंचाऊंगा मैं आपको। डोंट वरी, ठीक है। मुझे पता है यार जो चैलेंजेस होते हैं ना हमारे यूनिवर्सिटीज में बच्चों के, मुझे पता है, पूरा अंदाजा है। फिक्र नहीं करो आप, सब चीजें आएंगी समझ में। ठीक है, अच्छा जी, और कोई चीज पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी बारी आई है, यकीन करें, वरना लाहौर अच्छा। वालों को टाइम नहीं दिया जा रहा, इग्नोर किया जा रहा है लाहौर नहीं वालों नहीं को। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है असल में। वो सर सारे वो, हाँ जी, फ्लो में असल में कर रहे असल होते हैं ना। हाँ हो सकता है, जी सर जी बोलिए। रियलिटी ये है कि जब आप हमें पढ़ा रहे होते हैं तो इतने ज्यादा सवाल आते हैं माइंड के अंदर कि उसके बाद फौरन निकल भी चले भी जाते हैं, और जब तक आप लिख बारी लिया करें आती है ना सर, निकल आप कर। लिख लिया करें। अच्छा, आपको मैं ये फैसिलिटी दे दूं कि अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है ना, वो लिख के मुझे ईमेल कर दे, मैं मेल पे जवाब दे दूंगा, कोई बात हम्म। नहीं। जाया ना करें अपने अच्छा सर, क्वेश्चंस को, जाया ना करें। अच्छा सर, एडिटिंग की तरफ आता हूँ। सर जी इस जी। ट्यूटोरियल, ये इतने कीमती ट्यूटोरियल है क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद भी मेंटेनेंस का ही बंदा हूँ, तो मेरे स्टार्टअप भी इसी से ही है। तो ये कुछ मैंने पढ़ा हुआ, कुछ बिल्कुल भी नहीं मैं जानता, जो अब मुझे चीजें अपडेट हो रही हैं। तो सर एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी ट्यूटोरियल हैं, जो लाइव सेशन हो रहे हैं, इनको अनएडिटेड फेंका जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई एडिटिंग में कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है ना, जो भी चीजें की जा रही हैं, इन्हीं के अंदर हमारे सवाल भी हैं, इन्हीं के अंदर हमारे जवाब भी हैं। तो काइंडली मैं जब वो समझ गया, सेशन मैं हमारा मैं समझ शुरू गया, मैं होता है समझ ना, गया, मैं जी समझ गया। प्लीज। आपकी हमने सजेशन नोट कर लिए। आपको हाँ इंशाल्लाह ये चीजें बहुत जल्दी इसी तरह से मिल जाएंगी जैसे आप लोग चाह रहे हैं, मिल जाएंगी आपको। सर, डोंट वरी। एज इट इज चाहिए, इसके अंदर ना कुछ नहीं चाहिए करना हमें, क्योंकि अच्छा, मैंने देखा है सर, इतने अच्छे सवाल होते हैं, ये जो हमारे जो स्टूडेंट बाकी लोग जो हैं, मैंने और मैंने अभी इतनी अपनी अच्छी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ना उसको एडिट ना किया करें, उसको एज इट इज जाने दें, क्योंकि उसके अंदर काफी नॉलेज होती है। जो बच्चे भी सवाल जी कर रहे होते सर। हैं, बहुत चीज होती है। हाँ, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। और जो आप असाइनमेंट दे रहे हैं ना सर, ये भी हमारी एक आर्काइव बन रही है, हमारी एक बिल्कुल लाइब्रेरी एसेट बन हमारे रहा है, पास एसेट बन। बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। एसिड बन रहा है। तो ठीक काइंडली है, इस पे जरा गौर कीजिएगा, ताकि सर अगर मुझे कुछ सही, नहीं आता ना, तो मैं एक ट्यूटोरियल देखूंगा ना, तो उसके अंदर समझ आ से मुझे जाएगा, सवाल जवाब समझ आ सारे जाएगा, समझ आ समझ आ जाएगा। जाएगी मुझे ये सारी फ्लो चीजें। ही मैंने ऐसा बनाया है, ये फ्लो ही हमने ऐसा डिजाइन किया है कि ये आपको शुरू से लेके चलेगा और आपको एक एक्सपर्ट लेवल तक ले जाएगा। डोंट वरी। ठीक है। और सर एक और चीज है, क्या हम किसी एक लैंग्वेज को, जैसे डॉक्टर किसी एक चीज के अंदर एक्सपर्ट होता है, क्या हम पाइथन को पकड़ के इसको स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, बाकी क्यों नहीं चीजों को? स्पेशलिस्ट, क्यों नहीं हो सकते भाईजान, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये हम आपको करके दिखाएंगे। आप ही स्पेशलिस्ट बनेंगे, आप देखिएगा। भाई साहब आपको मैं इंशाल्लाह। स्पेशल कह रहा हूँ, हाँ देखिएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी ये ट्रेंड इस तरह चल रहा है कि जी क्या कर रहे हो भाई, यार मैं पाइथन कर रहा हूँ, कुछ और कुछ नहीं यार, मैं पाइथन में स्पेशल। तो इस तरह का भी कोई ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि दो तीन लोगों से मैंने इस तरह की सुनी है। नहीं यार देखें, असल में मैंने देखें, आप अगर मेरे लेक्चर देखें ना, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करा रहा हूँ। मैंने सर कभी भी पाइथन को इस तरह आपका से, आपका तो सर, मैं मैं कह रहा हूँ कि कोई है ही नहीं, जोड़ ही नहीं है, यकीन करें। नहीं मैंने नहीं नहीं आपको ऑफ नहीं, द जोड़ रिकॉर्ड का भी नहीं है, कहा था। वैसे भी बहुत नहीं। नहीं 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 सर, नहीं नहीं ये नहीं नहीं, जो बहुत सर बेस्ट आपके लोग हैं। जो, मैंने देखें कभी भी पाइथन को इस तरह से स्टार्ट नहीं किया। सर जनरली मैं बता रहा हूँ, जो आपके पढ़ाने का जी, तरीका है ना सर, हर बंदे के पास हो सकता है, बड़े अच्छे लोगों के पास नॉलेज हो, लेकिन सर जिस तरह आप समझाते हैं ना, माइंड में ऐसी जगह बनाती है, जैसे सीयू का आपने बताया, कंट्रोल यूनिट का, यार एक उसको कंपेयर किया आपने ट्रैफिक सिग्नल में, तो वो मेरा ख्याल है कि हम मैंने मैंने तो अपने वो जो टेक्स्ट लिखा था उसके अंदर भी मैंने इसकी मिसाल दी है
कि सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट, और वो एक ट्रैफिक सिग्नल वाले के साथ उसको हमने जो रिलेट किया है, तो वो ना भूलने वाली ठीक, चीज है। तो इस तरह की आपका तरीका कर चले ठीक पढ़ाने है, का बिल्कुल हाँ। होगा सर? नहीं, इंशाल्लाह आपको ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराएंगे हम। ये मैं नॉर्मल कन्वेंशनल पाइथन नहीं कराऊंगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शायद आपको उस तरीके से मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। ठीक है, मेरा जो होगा तरीकेकार वही होगा कि हमने जो कंप्यूटर साइंसेस के कॉन्सेप्ट लिए हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करें पाइथन के जरिए और उसको पक्का करें, और हमें समझ आया कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्यों बनाए गए और इंसान उनसे क्या काम ले सकते हैं। और ठीक है, सर जो आप तो थोड़ा पढ़ा सा रहे हैं, डिफरेंट जो मेरा पैराडाइम मॉडल है। जो हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं ना, ये हमें उस तरह ट्यूटोरियल मुझे नहीं मिले। पाइथन के आपको दूसरे टाइपस्क्रिप्ट के मिल जाएंगे, आपको नेक्स्ट जेएस के मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ना सर, ये सबसे कीमती हमारा टॉपिक है, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और आगे जिस तरफ हम आप हमें जी लेके जी, जा रहे हैं पाइथन की असल में तरफ। ये मैं बताऊं वहीद साहब, ये तकरीबन 4 से 5 बुक्स जो है ना, ये उनका फ्लो है जो मैंने समराइज करके बताया है। जी 4 से 5 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको अगर आपने ये इस तरह का फ्लो लिखना है। तो ये सर जो मैंने हमने नहीं फ्लो पढ़नी, लिखा वो है, आपने हमें हाँ, पढ़ानी। वो बस समझ गया मैं। अब आपने पढ़ ली है, समझ लें, आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बुक पढ़ ली है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक पढ़ ली है, आपने कंप्यूटर सिस्टम्स के फंडामेंटल्स की बुक पढ़ ली है, और आपने 2 यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन कोर्सेज ले ली। एमआईटी का जो कंप्यूटर साइंसेज का अयान बेल जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं वो, और डॉक्टर डेविड मेलन का कोर्स ले लिया है हार्वर्ड का। ये मैं उनको टोटली फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि डिट्टो जैसे वो कर रहे हैं वो नहीं, क्यों मुझे यार, मुझे अपने ऑडियंस के हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है ना, तो मैंने अपने ऑडियंस जो हमारे देसी बंदे जिस जबान में समझते हैं हमने उनको उस तरह समझाना है। ठीक है, तो ये है। चलें थैंक यू आगे, सर। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, अगर और किसी का ताहिर क्वेश्चन का नहीं है तो ताहिर का क्वेश्चन है, और चैट पे सर ये बहुत ज्यादा दरखास्त आ रही है कि आप प्लीज इसके नोट्स और स्लाइड्स को शेयर कर दें। बिल्कुल मैं कर दूंगा। थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज मुझे कर लेने दें, रैंडम नोट्स लिखे हुए हैं तो एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो अच्छा हो जाएगा, आपको एक फ्लो में अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और फॉर्मल और ऑर्गेनाइज करके मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, डोंट ताहिर वरी, आप मिल सवाल जाएंगे मिल कीजिएगा। जाएंगे। ये बनाए इसीलिए आप लोगों के लिए, तो बनाए बनाए इसीलिए भाई। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, सवालात भी मिल जाएंगे, और असाइनमेंट इंशाल्लाह आज आपको रात में मिल जाएगा, डोंट वरी, मिल जाएगा सब। ठीक है, और वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। और मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारी मैनेजमेंट से कि जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है प्लीज उसको अनएडिटेड जाने दें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चन भी होते हैं और बातें होती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बस आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे और पाइथन को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेके जाएंगे। अभी हम लोग रेपलेट पे, आप लोग अपने आईडी से जाके लॉगिन करें रेपलेट पे, छोटे छोटे से प्रोग्राम, यही सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें और कुछ ना करें, सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट को यूज करें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह अरे हाफिज। असाइनमेंट है। असाइनमेंट इंशाल्लाह कल आज रात में मिल जाएगा। असाइनमेंट तो ये है कि रेपलेट पे अपना अकाउंट बना लें और प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करके, पाइथन की टेम्पलेट को यूज करके वहां पर काम करना शुरू करें। ठीक है, सिर्फ अभी मैंने आउटपुट स्टेटमेंट एक करवाई है प्रिंट की, उससे सिर्फ आप कोई भी टेक्स्ट 4 लाइनों का 5 लाइनों का लिख के प्रिंट करें और उसको प्रिंट करा के देखें कि आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रेपलेट के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा कि उसमें और भी क्या क्या काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया पीयर प्रोग्रामिंग हो सकती है उसके अंदर, कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करके उसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो चलें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।